हिंदी अध्याय 311 विशालकाय भगवान की हड्डी। बैककोट। विदेशी आदिवासी अभी भी बोली लगा रहे थे और कीमत पहले ही 20,000 से अधिक हो गई थी। दोस्त, वह हड्डी क्या है और यह इतना मूल्यवान क्यों है? लिनशेन ने एक वेयरवुल्फ से पूछा जो उत्साह भी देख रहा था। वेयरवुल्फ ने लिनशेन पर कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि अपना सिर भी नहीं घुमाया। यही है, जब तक लिनशेन ने उसे कंधे पर थपथपाया, जिसने तुरंत वेयरवुल्फ को क्रोधित कर दिया, जिससे वह लिनशेन पर मुड़ गया और घूरने लगा। हालांकि दो स्वर्गीय मुद्रा सिक्कों को देखकर लिनशेन पकड़े हुए थे, वेयरवुल्फ का गुस्सा हंसी में बदल गया। वह बाहर पहुंचा, सिक्के ले लिए और मुस्कुराते हुए कहा, वह हड्डी एक अविश्वसनीय वस्तु है। यह विशालकाय भगवान पर्वत से प्राप्त एक विशालकाय भगवान की हड्डी है। विशालकाय भगवान की हड्डी। लिनशेन को आश्चर्य हुआ। अकेले ब्रह्मांडीय प्रजातियों को छोड़ दें, यहाँ तक कि मानव मात्र ग्रह पर भी बहुत से लोग अब देवताओं या भूतों में विश्वास नहीं करते थे। आधुनिक मनुष्यों ने किसी भी अजीब शक्तियों और प्राणियों को उच्च क्रम के प्राणियों के लिए जिम्मेदार ठहराया, देवताओं और भूतों की अवधारणा को पूरी तरह से त्याग दिया। तथाकथित विशालकाय भगवान की हड्डी, लिनशेन ने सोचा, विशालकाय भगवान कबीले नामक एक जाति द्वारा छोड़े गए अवशेष होने चाहिए। हालांकि उन्होंने विशालकाय रिंग स्टार पर किसी भी स्वदेशी कार्बन आधारित जीवन के बारे में नहीं सुना था, केवल विभिन्न बेस वेरिएंट जीव। मैं आपको बता दूं, यह विशालकाय भगवान की हड्डी कोई साधारण बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि विशालकाय भगवान पर्वत किस तरह की जगह है? यहाँ तक कि निर्वाण प्राणी भी पैदल चढ़ते समय सावधानी से चलते हैं, उड़ने की हिम्मत नहीं करते हैं। तुम्हें पता है, वेयरवुल्फ ने धीमी आवाज में कहा, एक कानाफूसी में जारी है कि उनमें से केवल 2 ही सुन सकते थे। ये कहा जाता है कि विशालकाय भगवान पर्वत के मुख्य शिखर के अंदर कई विशालकाय देवताओं के कंकाल उजागर किए गए थे। ये हड्डी उन कंकालों का एक हिस्सा होना चाहिए। आमतौर पर विशालकाय भगवान की हड्डियों को पायनियर कोर को सौंप दिया जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह विक्रेता इस तरह की नीलामी में इतने खुले तौर पर बेचने के लिए एक को पकड़ने में कैसे कामयाब रहा। वो कुछ गंभीर परेशानी पैदा कर सकता है। एक अन्य जाति का एक सदस्य जो पास में था, ने वेयरवुल्फ के शब्दों को सुना और हंसते हुए कहा, क्या आप जानते हैं कि इस विक्रेता का समर्थन कौन करता है? वह भगवान N117 का बहनोई है। ये सिर्फ एक विशालकाय भगवान की हड्डी प्राप्त करने के बारे में नहीं है, भले ही वह पूरे विशालकाय भगवान कंकाल को बेचना चाहता था। कौन उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत करेगा? तभी लिनशेन को पता चला कि वेंडर का ऐसा कनेक्शन है। NOVELB ओम। ये देखते हुए कि दूसरे उससे ज्यादा जानते थे, वेयरवुल्फ के गर्व ने एक हिट लिया और एक खर्राटे के साथ उन्होंने कहा, तो आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि विशालकाय भगवान की हड्डी का उपयोग किस लिए किया जाता है? इतने सारे लोग इसे खरीदने के लिए उत्सुकता से ऊंची कीमतों की बोली क्यों लगा रहे हैं? मैं वास्तव में यह नहीं जानता, एक अन्य जाति के सदस्य ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मैंने सोचा था कि आप इतना जानते थे। ये पता चला है कि आप बस थोड़ा गपशप जानते हैं, इसके बारे में दिखाने के लिए कुछ भी नहीं। वेयरवुल्फ ने अपने थूथन के झुकाव के साथ जवाब दिया, गर्व से कहा, याद रखें, मैं आपको बता रहा हूँ, इस विशालकाय भगवान की हड्डी का विशालकाय भगवान पर्वत पर बहुत उपयोग है। यदि आपके पास सिर्फ एक विशालकाय भगवान की हड्डी है, तो हड्डी का कोई भी हिस्सा क्यों न हो, आप विशालकाय भगवान पर्वत पर स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। विशालकाय भगवान पर्वत पर कोई भी प्राणी आपको काटने की हिम्मत नहीं करेगा। विशालकाय भगवान पर्वत पर यह एक जीवन रक्षक दिव्य कलाकृति है। पायनियर कोर में कौन इस तरह के जीवन रक्षक दिव्य कलाकृतियों को नहीं चाहेगा? PFFT। वेयरवुल्फ ने बात की जैसे कि वह इस मामले पर एक अधिकार था, और लिनशेन पहले से ही उस पर विश्वास करने लगा था, लेकिन फिर दर्शकों में से कोई हंसने लगा। वेयरवुल्फ और लिनशेन दोनों ये देखने के लिए मुड़े कि कौन हंस रहा है, केवल ये पता लगाने के लिए कि यह खरगोश के कान वाली एक युवा लड़की थी। तुम किस बात पर हंस रही हो? चंद्रमा खरगोश कबीले की युवा महिला। इतना मजेदार क्या है? वेयरवुल्फ ने पूछा, चंद्रमा खरगोश लड़की की दृष्टि से डोलते हुए। चंद्रमा खरगोश लड़की ने अपना मुंह ढक लिया और कहा, क्षमा करें, मेरा वास्तव में मतलब नहीं था, मैं बस हंसने में मदद नहीं कर सका। तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या मैंने जो कहा वह गलत है? वेयरवुल्फ, चंद्रमा खरगोश लड़की को प्रभावित करने के लिए उत्सुक जल्दी में पूछा। विशालकाय भगवान की हड्डी का उपयोग, क्या आप इसे सुनी सुनाई बातों पर आधारित नहीं करेंगे और शायद अपनी खुद की कल्पना का एक सा? चंद्रमा खरगोश लड़की ने हंसी के साथ कहा। सुनी सुनाई बात? फिर आप मुझे बताएं, विशालकाय भगवान की हड्डी वास्तव में किसके लिए उपयोग की जाती है? वेयरवुल्फ ने असंतुष्ट होकर कहा। बैककोट। चंद्रमा खरगोश लड़की ने कहा, विशालकाय भगवान की हड्डी वास्तव में सौभाग्य ला सकती है और बुराई को दूर कर सकती है, लेकिन ये केवल विशालकाय भगवान कब्रिस्तान के भीतर उपयोगी है। वहां दफन किए गए लोग कुछ साधारण विशालकाय भगवान कुलों हैं। आमतौर पर कोई मूल्यवान दफन सामान नहीं होता है। खजाने के लिए परिमार्जन करने के लिए वहां कब्र खोदने से शायद ही कभी कुछ अच्छा होता है।
पायनियर कॉर्प्स के उच्च रैंक भी इसकी परवाह नहीं करते हैं, अन्यथा विशालकाय भगवान की हड्डी प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा विशालकाय भगवान की हड्डी उतनी कीमती नहीं है जितनी आप कहते हैं। बस कब्रिस्तान के भीतर 1 या 2 कब्रों को खोदें और आपको हमेशा कुछ खंड मिलेंगे जो पूरी तरह से क्षय नहीं हुए हैं। हालांकि इस तरह के पूर्ण लोग वास्तव में दुर्लभ हैं। ये सुनकर लिन शेन आखिरकार समझ गया कि क्या हो रहा था। पिछली बार जब उन्होंने तियानजून के साथ बात की थी तो ऐसा लगता था कि तियानजून ने इस विशालकाय भगवान कब्रिस्तान का उल्लेख किया था, लेकिन तब उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उन्होंने आगे नहीं पूछा। अब पीछे मुड़कर सोचने पर तियानजून और उसका समूह जिस स्थान पर गया था वह विशालकाय भगवान कब्रिस्तान से बहुत दूर नहीं था। इसे विशालकाय भगवान मकबरा कहा जाता था। तो ये स्थिति है, विशालकाय भगवान कब्रिस्तान में दफन किए गए सभी साधारण विशालकाय भगवान कुलों हैं, इसलिए विशालकाय भगवान मकबरे के भीतर दफन किए गए लोग शायद किसी भी विशालकाय भगवान कुलों के नहीं हैं। लिन शेन ने खुद को सोचा। कुछ बोलीदाताओं ने कीमत को 31,000 तक बढ़ा दिया था, जो एक विशिष्ट म्यूटेटर के लिए पहले से ही एक अत्यधिक कीमत थी। अन्य जातियों के प्रतिस्पर्धी बोलीदाताओं ने संकोच करना शुरू कर दिया। ऐसा लगता है कि उनकी बोलियों को और बढ़ाना मुश्किल है। 32,000, लिन शेन अचानक बोला, बोली में थोड़ा और जोर दिया। वो विशालकाय भगवान कब्रिस्तान की जांच करना चाहता था, जो जानता है कि वो क्या खोद सकता है। ऐसा लगता है कि तियानजून ने पहले उल्लेख किया था कि पायनियर कॉर्प्स ने एक बार विशालकाय भगवान कब्रिस्तान में एक उत्परिवर्तित स्पिरिट बेस की खुदाई की थी। हालांकि यह सिर्फ एक अलग मामला था। क्या होगा अगर वह भाग्यशाली था? तियानजून के घर पर नहीं होने के कारण वह संभवतः तियानजून से विशालकाय भगवान की हड्डी के लिए पूछने के लिए नहीं दौड़ सकता था। और वैसे भी जब आप पैसे के साथ समझौता कर सकते हैं तो एक एहसान क्यों देना है? लिन शेन की नई बोली के साथ विदेशी आदिवासी जिसने 31,000 की पेशकश की थी अचानक मुड़ा और उसे भयंकर रूप से देखा। लिन शेन ने नहीं देखने का नाटक किया, क्योंकि एक बोली युद्ध में आइटम स्वाभाविक रूप से उच्चतम बोली लगाने वाले के पास जाता है। चकाचौंध करने से क्या फायदा? अंत में किसी और ने बोली नहीं लगाई और लिन शेन ने 32,000 के लिए विशालकाय भगवान की हड्डी हासिल की। भाई सावधान रहें, वेयरवुल्फ ने इन शब्दों को फुसफुसाया। लिन शेन के कंधे को थपथपाया और फिर जल्दी से पीछे हट गया। लिन शेन ने विक्रेता से संपर्क किया और पूछा, उद्गम तरल का एक बैग पेश करते हुए, आप भुगतान के रूप में उद्गम तरल स्वीकार करते हैं, है ना? बेस म्यूटेशन फ्लूइड और असेंशन लिक्विड दोनों ठोस मुद्राएं हैं जो आमतौर पर पैसे के रूप में स्वीकार्य हैं। निश्चित रूप से, लेकिन हमें पहले इसकी शुद्धता को सत्यापित करने की आवश्यकता है, विक्रेता ने मुस्कुराते हुए कहा। असेंशन लिक्विड के साथ व्यापार करने का मतलब है कि वह इसे थोड़ी कम दर पर प्राप्त कर सकता है, जिससे लाभ हो सकता है। लिन शेन के सभी उद्गम तरल सुपरसोर्स ड्रैगन से आए थे, शुद्ध और मिलावटी, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसकी शुद्धता उत्कृष्ट थी। विक्रेता ने एक विनिमय दर उद्धृत की जो सामान्य से थोड़ी कम थी, लेकिन लिन शेन को सौदेबाजी करने के लिए परेशान नहीं किया जा सकता था और सीधे भुगतान करने के लिए उद्गम तरल का उपयोग किया। बदले में विशालकाय भगवान की हड्डी को पुनः प्राप्त लिन शेन विशालकाय भगवान की हड्डी ले जा रहा था। विशालकाय भगवान पर्वत पर विशालकाय भगवान कब्रिस्तान का दौरा करने की योजना बना रहा था। अगर वह एक उत्परिवर्ती आत्मा आधार खोद सकता है तो यह एक बड़ी जीत होगी। नवंबर LBJNN। वो विशालकाय भगवान पर्वत तक नहीं पहुंचा था जब लिन शेन रुक गया, चारों ओर मुड़ गया और कहा, आप इतने लंबे समय से पीछा कर रहे हैं और अब जब आसपास कोई नहीं है तो आपको अब छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर आओ और जो चाहो ले लो। लिन शेन ने सोचा था कि यह अन्य रेस व्यक्ति था जिसने उससे विशालकाय भगवान की हड्डी चुरा ली थी, लेकिन जब उसने जंगल से एक आकृति को उभर कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह उसके मन में दूसरी दौड़ नहीं थी, बल्कि चंद्रमा खरगोश कबीले की लड़की। ये तुम हो? लिन शेन कुछ हद तक आश्चर्यचकित था। चंद्रमा खरगोश कबीले लड़की को आकार दे रहा था। गलत मत समझो, मेरा इरादा तुमसे कुछ भी लूटने का नहीं है। मैं आपका पीछा कर रहा हूं क्योंकि मैं आपके साथ एक मामले पर चर्चा करना चाहता हूं। चंद्रमा खरगोश कबीले की लड़की ने कहा कि वो पास आ रही है। वहीं रहो, हिलना मत। आप किस मामले पर चर्चा करना चाहते हैं? लिन शेन ने मून रैबिट कबीले की लड़की को रोक दिया, अपने गार्ड को सिर्फ इसलिए निराश नहीं होने दिया क्योंकि वह एक सुंदर लड़की थी। चंद्रमा खरगोश कबीले की लड़की आज्ञाकारी रूप से रुक गई और डरपोक होकर बोली, मैं तुम्हारे साथ कब्रिस्तान जाना चाहती हूँ, क्या आप मुझे साथ ले जा सकते हैं? नहीं, लिन शेन ने सीधे मना कर दिया। कृपया मुझे अस्वीकार करने के लिए इतनी जल्दी मत बनो। मुझे जो कहना है उसे सुनो, और अगर बाद में तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते हो तो मैं तुम्हें और परेशान किए बिना तुरंत चली जाऊंगी। चंद्रमा खरगोश कबीले की लड़की ने कुछ उत्सुकता से कहा। लिन शेन ने उसे एक शब्द कहे बिना देखा और चंद्रमा खरगोश कबीले की लड़की ने जारी रखा, मेरा नाम यूं है, चंद्रमा खरगोश कबीले और आत्मा खजाना कबीले का मिश्रण।
मेरे पास स्पिरिट ट्रेजर कबीले की विशेष प्रतिभा है। मेरे पास विभिन्न स्पिरिट बेस को समझने की गहरी क्षमता है और कब्रिस्तान में जमीन में दफन लोगों को खोजने में आपकी मदद कर सकता है। तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? लिन शेन ने यूं को गौर से देखा। उसने आत्मा खजाना कबीले के बारे में कभी नहीं सुना था, नहीं वह जानता था कि क्या उनके पास वास्तव में ऐसी प्रतिभा है। अगर उन्होंने किया तो उसने सोचा कि कितने लोग उसे विशालकाय भगवान कब्रिस्तान में लाने के लिए चिल्ला रहे होंगे और वह उसके साथ एक अजनबी क्यों विनती कर रही होगी। आपके अलावा कोई भी मेरी आत्मा खजाना कबीले रक्तरेखा के बारे में नहीं जानता है और मैं किसी को ये बताने की हिम्मत नहीं करता कि मेरे पास ये क्षमता है। आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है ना? यूं ने कहा। आप अन्य लोगों से डरते हैं लेकिन मुझसे नहीं। लिन शेन की अभिव्यक्ति काली पड़ गई। यूं के तर्क का उसे कोई मतलब नहीं था। लिन शेन को नहीं लगता था कि उसके पास कोई विशेष आकर्षण है जो किसी पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं लग रहा था, आसानी से एक अजनबी पर भरोसा करेगा जो वह अभी अभी मिला था। मैंने आपको पायनियर कॉर्प्स के बेस पर देखा है। आप लॉर्ड तियान जून के साथ आए थे और आप पायनियर कोर का हिस्सा नहीं हैं। आप उन 6 में से एक थे जो निषिद्ध क्षेत्र में गए थे। यूं ने एक दलील के संकेत के साथ बात की। मेरे पास अपने दम पर कुछ भी नहीं है और विशालकाय भगवान कब्रिस्तान में जाने के लिए मेरा एकमात्र विकल्प किसी के साथ सहयोग करना है। मुझे लगता है कि लॉर्ड तियान सुन द्वारा भरोसा किया गया कोई व्यक्ति पायनियर कोर में उन हताश डाकू की तुलना में अधिक विश्वसनीय होने की संभावना है। मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। आप जो भी पाते हैं वह पूरी तरह से आपका है। मैं आइटम खोजने में योगदान दूंगा और बिग हेड, आप बहुमत लेते हैं। आप तय करें कि मेरे प्रयासों का क्या मूल्य है और मुझे उतना ही दें जितना आप फिर देखते हैं। अगर आपको मेरा योगदान बेकार लगता है तो मैं खाली हाथ जाने को तैयार हूँ। क्या आप वास्तव में आत्मा के ठिकानों को महसूस करने में सक्षम हैं? लिन शेन ने बोलने से पहले थोड़ी देर के लिए यून की जांच की। मैं कुछ महसूस कर सकता हूँ लेकिन मेरी संवेदन क्षमता बहुत मजबूत नहीं है। यह एक कोशिश के काबिल है। अगर मेरे प्रयास बेकार साबित होते हैं तो आपको मुझे कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस मुझे सुरक्षित रूप से पहाड़ से नीचे ले जाएं। यूं ने उत्सुकता से उत्तर दिया। मेरे लिए यहाँ प्रतीक्षा करें। लिन शेन ने यूं को जंगल में भाग जाने के दौरान रहने का निर्देश दिया। फिर उसने अपने बैकपैक से एक टेरोसोर्सिकल लाइफ बेस लिया, एक छुपा हुआ स्थान पाया और उसे जमीन में धकेल दिया। घास के झुरमुट से घिरा टेरोसोर्सिकल एक बार एम्बेडेड होने के बाद ट्रेस करना असंभव था। ये टेरोसोर्सिकल लिन शेन द्वारा रिंग माउंटेन प्लेनेट से लिया गया था। एक 3 टन टेरोसोर्सिकल काफी दुर्लभ था। लिन शेन तुरंत वापस नहीं गए। वह ये सुनिश्चित करने के लिए घूमा कि यूं ये पता नहीं लगा सके कि वह अपने पैरों के निशान का पालन करके कहाँ था। यूं जंगल में एक नज़र डालें, देखें कि क्या आपको कुछ मिल सकता है, लिन शेन ने लौटने पर कहा। यूं मूर्ख नहीं था। वह लिन शेन के निहितार्थ को समझ गया और तुरंत जंगल में भाग गया। लिन शेन ने यूं का पीछा किया, उसके द्वारा किए गए हर कदम का अवलोकन किया। अपने आश्चर्य के लिए यूं सीधे झाड़ी में गया जहां लिन शेन ने टेरोसोर्सिकल डाला था। फिर वह मुड़ा और लिन शेन से कहा, जिस स्पिरिट बेस को आपने छिपाया था वह यहाँ है। तुम्हें कैसे पता चला? लिन शेन कुछ चकित था। वास्तव में जिस क्षण से मैं आपसे मिला, मैं आप पर आत्मा के आधार की आभा को महसूस कर सकता था, यूं ने कहा। स्पिरिट बेस में एक आभा है, तो आपका मतलब है कि आपने इसे अपनी नाक से सूंघा? लिन शेन कुछ हद तक अचंभित था। ठीक है, यह बिल्कुल सुगंध नहीं है। यह एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक लहर की तरह है। मेरी नाक उस प्रकार की लहर को महसूस कर सकती है, यूं ने थोड़ी देर के लिए समझाया, लेकिन लिन शेन अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि स्पिरिट बेस के ऊपर किस तरह की आध्यात्मिक लहर थी। ठीक है, आपने जो कहा उसके अनुसार मैं आपको विशालकाय भगवान कब्रिस्तान में ले जाऊंगा और आपकी रक्षा करूंगा। यदि आप वास्तव में उपयोगी हो सकते हैं तो मैं आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करूंगा, लिन शेन ने एक पल के लिए विचार करने के बाद कहा। धन्यवाद, यूं ने जवाब दिया, बहुत खुश होकर, और दोनों पैरों को एक साथ रखते हुए उसने सम्मानपूर्वक लिन शेन को झुकाया। लिन शेन यूं को अपने साथ विशालकाय भगवान पर्वत पर ले गया और जिस मार्ग से उसने सीखा था उसका अनुसरण करते हुए वे विशालकाय भगवान कब्रिस्तान की ओर बढ़े। लॉर्ड तियान जून द्वारा जारी किए गए पास के साथ पहाड़ की रखवाली करने वाले पायनियर कोर ने उन्हें कोई परेशानी देने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में चूंकि विशालकाय भगवान पर्वत का क्षेत्र बहुत विशाल था, पायनियर कोर सभी को पहाड़ में प्रवेश करने से नहीं रोक सकता था। केवल कुछ प्रमुख क्षेत्रों को बारीकी से संरक्षित किया गया था, जबकि कई अन्य क्षेत्रों को अकेले म्यूटेटर्स और असेंडर्स द्वारा तलाशने की मांग की गई थी। विशालकाय भगवान कब्रिस्तान एक महत्वपूर्ण क्षेत्र नहीं था, यह अनिवार्य रूप से एक अराजक दफन जमीन थी, जबकि विशालकाय भगवान कबीले का वास्तविक दफन स्थल कब्रिस्तान के अंदर गहरे मकबरे के भीतर स्थित था। हालांकि निर्वाण प्राणियों के अलावा कोई भी उस मकबरे में प्रवेश नहीं कर सकता था, इसलिए गार्ड की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब दोनों विशालकाय भगवान कब्रिस्तान पहुंचे तो उन्होंने हड्डियों से सजे कई लोगों को दफन स्थल के भीतर घूमते हुए देखा, जिसमें पूरे गली में छेद खोदे गए थे।
ये सब अब आप पर है, लिन शेन ने कहा, ये जांचना चाहता है कि क्या यूं वास्तव में किसी भी मदद का था। यूं सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर के रूप में वह जिस तरह से नेतृत्व किया, कभी कभी बेतरतीब ढंग से जमीन सूंघने। ये घाटी मूल रूप से एक नदी चैनल थी, जिसमें जमीन पर 1 मीटर से अधिक मोटी कोबलस्टोन की एक परत थी। जिन स्थानों पर विशालकाय भगवान कबीले ने अपनी हड्डियों को दफनाया था, वे पत्थरों की इस परत के नीचे थे, जिन्हें खोजना आसान नहीं था। घाटी के प्रवेश द्वार के पास कई लोगों ने पहले ही इस क्षेत्र की खुदाई कर ली थी, जिससे चारों ओर गड्ढे और कोबलस्टोन के ढेर हो गए थे। लिन शेन ने शुरू में सोचा था कि यहाँ स्पिरिट बेस खोजने की संभावना किसी के लिए पतली नहीं थी, लेकिन यूं थोड़ी देर के लिए घूमने के बाद वह एक छेद के सामने रुक गया जो 2 मीटर से अधिक गहरा था, पहले से ही किसी और द्वारा खोदा गया था। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ है। यूं छेद में कूद गया और लिन शेन को कुछ पुष्टि करने से पहले थोड़ी देर के लिए चारों ओर सूंघा। लिन शेन ने यूं को एक तरफ कदम रखने के लिए कहा और फिर ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को बुलाया, उसे गड्ढे में खोदने का निर्देश दिया। उन्होंने सोचा था कि दूसरों द्वारा पहले से ही खुदाई की गई जगह में स्पिरिट बेस होने की संभावना नहीं होगी, फिर भी ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन ने छेद के अंदर 1 और मीटर खोदने के बाद एक टिंग ध्वनि थी, और उनके आश्चर्य के लिए उन्हें वास्तव में कुछ मिला। वास्तव में यहाँ कुछ है। लिन शेन कुछ हद तक आश्चर्यचकित था, और उसने ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को धीमा करने के लिए कहा, ध्यान से किनारे पर खुदाई की। वह गड्ढे के किनारे पर बैठ गया और ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को निर्देशित किया, और देखा कि धीरे धीरे कुछ प्रकट हो रहा है। ये है एक ताबूत। लिन शेन ने नीचे की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा, और उसका आश्चर्य तेज हो गया। ये ज्ञात था कि विशालकाय भगवान कब्रिस्तान सचमुच एक सामूहिक दफन स्थल था, जहां दफन विशालकाय भगवान कबीले, उनके कंकाल ज्यादातर कीचड़ में सड़ गए थे। ताबूत या ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई नहीं जानता था कि उन्हें यहाँ कितने साल दफनाया गया था, लेकिन अधिकांश हड्डियां लंबे समय से पूरी तरह से सड़ चुकी थीं। यही वजह है कि विशालकाय भगवान की हड्डियों की संख्या अधिक नहीं थी। स्पिरिट बेस अपनी अमर प्रकृति के कारण आमतौर पर इतने लंबे समय तक गाद में दबे रहने के बावजूद कोई समस्या नहीं थी। ताबूत, विशेष रूप से विशालकाय भगवान कब्रिस्तान में, शुरू करने के लिए दुर्लभ थे। अकेले इस ताबूत को छोड़ दें, जो क्रिस्टल बेस सामग्री से बनाया गया था, उत्कृष्ट रूप से तैयार किया गया था, और यहाँ तक कि कई अजीब प्रतीकों के साथ नक्काशीदार भी था जो आम सामानों की तरह नहीं दिखते थे। क्या हम वास्तव में इतने भाग्यशाली हैं? लिन शेन ने चारों ओर देखा। केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर अन्य जातियों में से एक और खुदाई कर रहा था। अधिकांश अन्य लोग घाटी में गहरे चले गए थे। इस क्षेत्र को इतना खोदा गया था कि ज्यादातर लोगों ने माना कि इससे किसी भी अधिक विशालकाय भगवान की हड्डियों की उपज की संभावना नहीं है। यही वजह है कि वे दूर तक खुदाई करने गए। यूं काफी उत्साहित था, लेकिन वह ये भी जानती थी कि इस तरह के मामलों को प्रसारित नहीं किया जाना चाहिए, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। उसके हाथ उसके कपड़ों के किनारों को पकड़ रहे थे, उत्तेजना से कांप रहे थे। लिन शेन ने ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को सीधे ताबूत का ढक्कन खोलने के लिए कहा था, और तुरंत एक दुर्गंध बाहर निकली। ताबूत के अंदर काला पानी था, शायद तब से जब यहाँ कोई नदी बहती थी और पानी ताबूत में घुस गया था। ये सब इस तरह से भिगोया गया है, हड्डियां निश्चित रूप से चली गई हैं, और कौन जानता है कि कोई स्पिरिट बेस है या नहीं। यदि यह क्रिस्टल बेस सामग्री से बना है, तो ये क्रिस्टल बेस लेवल भी हो सकता है। लिन शेन ने ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन को कुछ बाहर निकालने के लिए ताबूत में पहुंचने का आदेश दिया। जल्द ही ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन ने वास्तव में कुछ मछली निकाली, ताबूत के बदबूदार काले पानी से अपनी बाहों को खींच लिया। लिन शेन ने यूं पर नजर डाली, जो उसके मुंह पर हाथ रखकर उसके पास खड़ा था। ताबूत की सामग्री को उत्साह से देख रहा था, उसके दिमाग में कोई अन्य विचार नहीं था। फिर वह ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन ने जो मछली पकड़ी थी, उस पर करीब से नजर डालने के लिए वापस मुड़ा। यह क्या है? एक छाता। लिन शेन ने देखा कि काले पत्थर वाले ने क्या निकाला था। यह एक बंद छतरी की तरह लग रहा था, स्याही जैड की तरह पिच काला, बेहोश लाल चमक के माध्यम से रिसने के साथ। लिन शेन ने अपने बैकपैक से एक पानी का फ्लास्क निकाला और उसे धोया, ये पुष्टि करते हुए कि यह वास्तव में एक छतरी के आकार का स्पिरिट बेस था। छाता स्याही जैड के रूप में काला, रक्त लाल ठीक लाइनों था, और लाल बत्ती का स्पर्श उन क्रिम्सन लाइनों द्वारा उत्सर्जित किया गया था। विशालकाय रिंग स्टार की कलाई घड़ी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई, लेकिन यांत्रिक एक कंपन हुआ। लिन शेन ने जल्दी से अपनी घड़ी की जांच की, और स्पिरिट बेस की खोज के बारे में एक सूचना पॉपअप हुई। यांत्रिक घड़ी के कार्य स्पष्ट रूप से एक साधारण ट्रांसपोर्टर घड़ी की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। एक चौथे मोड़ उत्परिवर्तित आत्मा आधार येन आत्मा छाता की खोज की। एक चौथा मोड़ उत्परिवर्तित आत्मा आधार। लिन शेन हैरान और उत्साहित दोनों थे, बल्ले से इतनी बड़ी खोज की उम्मीद नहीं कर रहे थे। उत्परिवर्तित आत्मा आधार, ऐसे दुर्लभ खोज, साधारण आत्मा आधारों की तुलना में बहुत अधिक मूल्य के थे। यह अफसोस की बात थी कि लिन शेन अभी तक उद्गम स्तर पर नहीं था, इसलिए वह स्पिरिट बेस को सक्रिय नहीं कर सका।
अन्यथा वह जांच सकता था कि इसमें क्या विशेषता है और यदि इसमें कोई जन्मजात क्षमता है। यूं, अच्छा किया। क्या आप स्पिरिट बेस चाहते हैं या आप कुछ और पसंद करेंगे? लिन शेन ने यिन स्पिरिट अम्ब्रेला को अपने बैग में डालते हुए यूं से पूछा। यदि यह संभव है तो क्या आप मुझे कुछ क्रिस्टल बेस लेवल म्यूटेशन तरल पदार्थ दे सकते हैं? अगर यह असुविधाजनक है तो मुझे कुछ पैसे देना भी ठीक है, यू ने सावधानी से कहा। कोई बात नहीं, अभी के लिए ये बेस म्यूटेशन फ्लूइड ले लो। एक बार जब हम बाहर निकल जाते हैं तो मैं आपको म्यूटेशन फ्लूइड को 2 गुना कर दूंगा। लिन शेन ने अपने पास मौजूद म्यूटेशन फ्लूइड का बचा हुआ बैग निकाला और यूं को सौंप दिया। ये सामान अब उसके किसी काम का नहीं था। यूं जो छोटी राशि मांग रहा था उसका मतलब लिन शेन NOWILL-BE ओम के लिए बहुत कम था। धन्यवाद। यूं आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था। हालांकि उसने लिन शेन के साथ सहयोग करने का दृढ़ संकल्प किया था और दृढ़ लग रही थी, वह वास्तव में अंदर से बहुत डरी हुई थी। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उसके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था और उसे किसी और के साथ सहयोग लेना पड़ा। अब जब लिन शेन को स्पिरिट बेस मिल गया था और उदारता से उसे म्यूटेशन फ्लूइड दिया था तो इसने उसके दिमाग को काफ़ी आराम से सेट कर दिया था। थोड़ा उसे पता था कि लिन शेन के लिए उसने जो पाया था वह 4 टन म्यूटेड स्पिरिट बेस था, जो म्यूटेशन फ्लूइड के कुछ बैग की तुलना में कहीं अधिक मूल्यवान था। लिन शेन ने थोड़ी देर के लिए ताबूत में ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन की खोज की थी, लेकिन कुछ और नहीं मिला। हड्डियां लंबे समय से घुल गई थीं। ब्लैक क्रिस्टल स्टोनमैन ने फिर से ताबूत के ढक्कन को बंद कर दिया, कुछ खोदी गई काली मिट्टी को तब तक भर दिया जब तक कि ताबूत अब दिखाई नहीं दे रहा था, और फिर स्पिरिट बेस की खोज जारी रखने के लिए छोड़ दिया। पहली सफलता के साथ लिन शेन ने यूं की क्षमता में अधिक विश्वास प्राप्त किया और उनका स्वर बहुत कोमल हो गया। यूं, आप अकेले विशालकाय रिंग स्टार में क्यों आए? तुम्हारा परिवार कहाँ है? लिन शेन ने लापरवाही से पूछा क्योंकि वे आगे बढ़ रहे थे। घर पर कोई नहीं बचा है। मेरी माँ चंद्रमा खरगोश कबीले से है और मेरे पिता आत्मा खजाना कबीले से हैं। वे मून रैबिट स्टार पर मेरे दादा से मिलने गए थे जब मून रैबिट स्टार के गायब होने की घटना हुई। अब घर पर केवल मैं ही बचा हूँ। जब यून ने अपने परिवार का उल्लेख किया तो उसका शुरू में उत्साहित मूड तुरंत गायब हो गया, लेकिन वह अभी भी मुस्कुराई और कहा, अकेले रहना काफ़ी अच्छा है। मैं जहाँ चाहूँ वहाँ जा सकती हूँ। मुझे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है, मुझे रोकने वाला कोई नहीं है और अब मुझे डांटने वाला कोई नहीं है। ये तब था जब लिन शेन को याद आया कि रेड हॉट ए ने उन्हें मून रैबिट क्वीन नृत्य का एक वीडियो भेजा था जिसमें चंद्रमा खरगोश कबीले के लापता होने के रहस्य का उल्लेख किया गया था। यूं को सुनने के बाद ही लिन शेन को एहसास हुआ कि यह सिर्फ चंद्रमा खरगोश कबीले नहीं था जो गायब हो गया था, बल्कि चंद्रमा खरगोश कबीले की पूरी माँ का सितारा था। मून रैबिट स्टार कैसे गायब हो गया? लिन शेन ने यूं को कोई आराम नहीं दिया। लगभग हर दिन एक प्रजाति ब्रह्मांड में कहीं न कहीं विलुप्त हो जाती है। यह असामान्य नहीं है। जैसे मानव मात्र ग्रह पर अनगिनत प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं और लिन शेन के पास कितनी भी सद्भावना क्यों न हो, वो कुछ भी नहीं बदल सकता था। जब तक वह किसी ग्रह का स्टार लॉर्ड नहीं बन सकता, उस पर पूर्ण नियंत्रण नहीं रख सकता, तब तक वह वास्तव में इसके बारे में कुछ करने में सक्षम हो सकता है। जैसा कि दोनों ने स्पिरिट बेस की तलाश जारी रखी, उन्होंने मून रैबिट कबीले के बारे में भी थोड़ी बात की। यूं को चंद्रमा खरगोश कबीले के लापता होने के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। उस समय वह स्पिरिट ट्रेजर कबीले के ग्रह पर रही और अपने माता पिता का मून रैबिट स्टार तक पालन नहीं किया। यही वजह थी कि वह आपदा से बच गई थी। वैसे क्या आपका चंद्रमा खरगोश कबीला नृत्य में कुशल है? लिन शेन ने अचानक एक सवाल पूछा। यूं अचंभित रह गया। नाच? किस तरह का नृत्य? किसी भी तरह का नृत्य। क्या आप अक्सर नृत्य नहीं करते हैं? लिन शेन ने कहा जैसे कि यह एक आकस्मिक टिप्पणी थी। यूं ने हैरान देखा क्योंकि उसने जवाब दिया, मैंने अपनी माँ से सुना है कि बहुत समय पहले हमारे कबीले को एक अवधि के लिए अन्य जातियों द्वारा उपनिवेशित किया गया था। उस दौर ने चंद्रमा खरगोश कबीले के लोगों को उनके मनोरंजन के लिए और उपहार के रूप में नर्तकियों में बदल दिया। कभी भी चंद्रमा खरगोशों को लोगों के रूप में नहीं माना। चंद्रमा खरगोश कबीले ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद और अब गुलाम नहीं था। उस अवधि की स्मृति गहरी शर्म का स्रोत बन गई। जबकि मून रैबिट स्टार पर नृत्य पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं था। बिल्कुल कोई भी नृत्य नहीं सिखाएगा और न ही कोई नृत्य करेगा। मुझे खेद है, मुझे चंद्रमा खरगोश कबीले के इतिहास के बारे में पता नहीं था और इसका मतलब इसे लाने का नहीं था। लिन शेन ने जल्दबाजी में माफी मांगी लेकिन यह सोचने में मदद नहीं कर सका, यदि चंद्रमा खरगोश कबीले नृत्य करने के लिए इतना प्रतिकूल है तो चंद्रमा खरगोश रानी नृत्य का वीडियो क्यों होगा? क्या ये हो सकता है कि वीडियो में एक वास्तव में चंद्रमा खरगोश रानी नहीं थी? वास्तव में सफल हुई। 2 घंटे से अधिक की खोज के बाद उसने वास्तव में एक और फर्स्ट टन स्पिरिट बेस ढूंढ लिया। वुल्फैंग क्लब स्पिरिट बेस को खोदने के बाद लिन शेन के पास इसे संग्रहित करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह इसे केवल अपनी पीठ पर ही ले जा सकता था।
पास में मौजूद अन्य जातियों के कई सदस्य जो वस्तुओं की खुदाई कर रहे थे, जब उन्होंने लिन शेन की पीठ पर वुल्फ फैन क्लब स्पिरिट बेस देखा तो उन सभी की निगाहें उस पर पड़ गईं, कुछ तो लालच से भर गए। लिन शेन के पास कोई विकल्प नहीं था, वस्तु छिपाने के लिए बहुत बड़ी थी। चूंकि यह पहले से ही दूसरों द्वारा देखा जा चुका था, इसलिए लिन शेन ने इसे छिपाने की जहमत नहीं उठाई। उस गड्ढे में उसने 2 हथेली के आकार की हड्डियां भी खोदी जो संभवतः विशाल देव वंश की थीं। उसने सीधे एक यून को दे दी। जैसे ही वे दोनों अंदर जाने वाले थे, लोगों का एक समूह उनके पास आया और उनका रास्ता रोक दिया। क्या कोई समस्या है? लिन शेन ने उनकी ओर देखा और ठंडे स्वर में पूछा। कृपया गलत मत समझिए दोस्त, आपने जो आत्मा आधार खोजा है उस पर हमारा कोई इरादा नहीं है। सुनहरे बालों से ढका एक आदमी हल्के से बोला। क्या तुम्हें मेरी याद है दोस्त? मुझे याद नहीं। तुम कौन हो? लिन शेन ने उसकी ओर देखा। वास्तव में बिना किसी याद के वो एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों को अच्छी तरह से याद नहीं रखता था। ऐसा लगता है कि महत्वपूर्ण लोग अक्सर ये बातें भूल जाते हैं। बाजार में आपने विशालकाय भगवान की हड्डी खरीदी थी। मैं उस समय बोली लगाने वालों में से एक था, सुनहरे बालों वाले आदमी ने कहा, कोई झुंझलाहट नहीं दिखाते हुए और अभी भी उदासीनता से बोल रहा था। ओह, ऐसा लगता है कि ऐसी कोई घटना हुई थी। लिन शेन ने उस आदमी की बातों को याद करते हुए कहा। ये बात उसे याद आ गई। हालांकि ये सुनहरे बालों वाला आदमी वह नहीं था जिसने लिन शेन के सामने प्रस्ताव रखा था, क्योंकि उसने पहले ही हार मान ली थी, इसलिए लिन शेन पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। क्या आप अभी भी विशालकाय भगवान की हड्डी में रुचि रखते हैं? लिन शेन ने उससे पूछा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, यह वस्तु आपने खरीदी है। मेरे पास न तो इतने पैसे हैं, नहीं मुझ में इतनी हिम्मत है कि मैं आपसे आपकी वस्तुएं मांग सकूं। सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? लिन शेन कुछ हैरान हुआ। उसका मुझसे कुछ रिश्ता है, मुझे उसे ले जाना है। सुनहरे बालों वाले आदमी ने बोलते हुए यून की ओर इशारा किया। मैं उसे नहीं जानती, यून ने चौंकते हुए कहा और तुरंत लिन शेन की ओर अपना सिर हिलाया और उसके पीछे छिप गई। क्या तुमने सुना? लिन शेन ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और कहा। यून, तमाशा खड़ा करना बंद करो। मैं पहले भी तुम्हारे साथ गुस्सा करके गलत था, लेकिन कोई बात नहीं, हम अभी भी पति पत्नी हैं। क्या ऐसी कोई बात है जिसके बारे में हम ठीक से बात नहीं कर सकते? किसी बाहरी व्यक्ति को क्यों शामिल करना? मुझे वास्तव में अपनी गलती का एहसास है, कृपया अब और गुस्सा मत करो। सुनहरे बालों वाले आदमी ने गहरे स्नेह के भाव के साथ कहा। तुम बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। यून चिंतित होकर लिन शेन के पीछे छिप गया। उस पर विश्वास मत करो, मैं वास्तव में उसे नहीं जानता। दोस्त, तुम्हें ये शर्मनाक लग रहा होगा। सुनहरे बालों वाला आदमी अचानक सख्त चेहरे के साथ यून की ओर मुड़ा। यून, कृपया ऐसा मत करो। चाहे मैंने कुछ भी गलत किया हो, तुम मुझे परेशान करने के लिए किसी और आदमी को नहीं ढूंढ सकते। तुम्हारा वंश तुम बाहरी लोगों को नहीं बता सकते। क्या तुम्हें पता है कि यह कितना खतरनाक है? जैसे ही उसने यह बात कही, सुनहरे बालों वाला आदमी यून को पकड़ने वाला था, लेकिन लिन शेन के हाथ ने उसे सीधे रोक दिया। बेहतर होगा कि तुम उस पर हाथ न उठाओ, लिन शेन ने सुनहरे बालों वाले आदमी को ठंडी आवाज में चेतावनी दी। सुनहरे बालों वाले आदमी की आंखों में ठंडी चमक आ गई जब उसने लिन शेन को घूरते हुए पूछा, क्या तुम सच में पति पत्नी के बीच के मामले में शामिल होना चाहते हो? जैसे ही वो बोल रहा था, उसके साथ अन्य जातियां पहले से ही विभिन्न दिशाओं से लिन शेन के सभी संभावित भागने के मार्गों को अवरुद्ध कर रही थीं। क्या तुम्हें यकीन है कि वो तुम्हारी पत्नी है? लिन शेन ने उससे पूछा। यून कुछ कहने के लिए उत्सुक दिखाई दिया, लेकिन लिन शेन ने उसे रोक दिया और उसे अपने पीछे खड़ा होने दिया। बेशक, अगर वो मेरी पत्नी नहीं है, तो क्या वो आपकी पत्नी हो सकती है? सुनहरे बालों वाले आदमी ने उपहास किया। अच्छा, तो बताओ, उसका पूरा नाम क्या है? लिन शेन ने बिना पलक झपकाए उसे घूरते हुए पूछा। सुनहरे बालों वाला आदमी थोड़ा हिचकिचाया और उस संक्षिप्त क्षण में लिन शेन को पता चल गया कि उसका अनुमान सही था। सुनहरे बालों वाला आदमी यून का पति नहीं था। लिन शेन को संदेह था कि सुनहरे बालों वाले व्यक्ति के पास किसी प्रकार का श्रवण कौशल हो सकता है। उसने यून के साथ उसकी बातचीत को चुपके से सुन लिया था और उसे पता चला कि यून में आत्मा खजाना कबीले का वंश था जो आत्मा ठिकानों के स्थान को महसूस कर सकता था। इस प्रकार उसने लालच को आश्रय दिया और अपने स्वयं के उपयोग के लिए यून का अपहरण करने का इरादा रखते हुए ऐसी योजना बनाई। आपके पास जीने का मौका था, लेकिन आपने मृत्यु को चुना। सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने अपनी हथेली को पलटा और सुनहरे कण उसके हाथ में एक सुनहरे पंजे के ब्लेड में संघनित हो गए। आरोही, यून का चेहरा पीला पड़ गया जब उसने पंजा ब्लेड स्पिरिट बेस देखा। एस्केंडस की शक्ति म्यूटेटर्स की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत थी। हालांकि लिन शेन असाधारण था, फिर भी वह सिर्फ एक म्यूटेटर था और उसके पास एस्केंडर के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। जैसे ही सुनहरे बालों वाले व्यक्ति ने अपना आत्मा आधार प्रकट किया, यून को लगा जैसे उसका भाग्य पहले से ही तय हो चुका है। भले ही लिन शेन ने उसे नहीं छोड़ा, वह गोरा आदमी द्वारा मारा जाएगा और वह अंत में गोरे आदमी के हाथों में आ जाएगी।
बस जाओ। यून कड़वी लग रही थी, उसने खुद को अपनी किस्मत के हवाले कर दिया था। धमाका। लेकिन जैसे ही यून ने बोलना समाप्त किया, उसने देखा कि लिन शेन, जो उसके सामने खड़ा था, ने सीधे गोरे आदमी पर मुट्ठी घुमाए। यून का दृश्य लिन शेन की आकृति से अवरुद्ध था, और वह यह नहीं देख सकी कि क्या हुआ, केवल एक तेज आवाज सुनी। जब उसने बगल से देखा तो उसने देखा कि गोरे आदमी की छाती में एक बड़ा छेद हो गया था, उसकी पीठ से खून बह रहा था, जिससे उसके पीछे के पत्थर लाल हो गए थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन आसपास का इलाका अचानक शांत हो गया। सुनहरे बालों वाले आदमी को ऐसा लग रहा था कि उसे एहसास ही नहीं था कि वह मर चुका है। वह अभी भी अपनी छाती में बड़े से छेद को देख रहा था, उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। गोरे आदमी के साथ आए अन्य लोगों के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। यून भी वहीं जम गई, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा था। छोटी जातियों के लोगों की नज़र में एक म्यूटेटर द्वारा एक एसेंडर को मुक्का मारकर मार डालना असंभव था। यून जानती थी कि लिन शेन निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए चुने गए लोगों में से एक थी, एक ऐसी जगह जहां केवल म्यूटेटर ही प्रवेश कर सकते थे। यही कारण है कि वह एक क्षण पहले इतनी हताश महसूस कर रही थी। लेकिन घटनाक्रम कुछ ऐसा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे तुम जैसे कमीनों से नफरत है। जैसे ही लिन शेन ने कहा, गोरे आदमी का शरीर एक जोरदार धमाके के साथ ढह गया। तभी दूसरी जातियों के सदस्य अपनी जान बचाने के लिए भागे और अपनी पूंछ मोड़कर भागने लगे। वे किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ने की इच्छा नहीं रखते थे जो एक ही मुक्का मारकर एक आरोही को मार सकता था। उनमें से कुछ तो बस म्यूटेटर थे। लिन शेन को खुद अभिनय करने की भी जरूरत नहीं थी। उसने एंजल रिवॉल्वर निकाली और फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन को गोली मार दी। ये कूड़ा म्यूटेटर फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन का सामना करते हुए भाग भी नहीं सके। उन्हें एक एक करके खदेड़ा गया और उनकी मृत्यु हो गई। लिन शेन ने फ्रॉस्ट स्वॉर्ड्समैन को वापस ले लिया और सुनहरे बालों वाले आदमी के पंजे के ब्लेड स्पिरिट बेस को उठा लिया, जो फर्स्ट टन कचरे का एक टुकड़ा था। उनके सामान की जांच करो और जो कुछ भी मूल्यवान हो उसे ढूंढो। जो तुम उपयोग कर सकते हो उसे रख लो और बाकी को सीधे फेंक दो, लिन शेन ने कहा जब उसने देखा कि सुनहरे बालों वाले आदमी के पास पालतू बंदूक भी नहीं थी, जिससे पता चला कि वह एक बेकार आरोही था। वह खुद शरीर की खोज करने की जहमत नहीं उठा सकता था। यून को होश आया। उसने लिन शेन को एक जटिल नज़र से देखा, जैसे कि उसने किसी तरह का निर्णय लिया हो। फिर मुड़कर शवों की तलाशी लेने के लिए दौड़ी, सभी कीमती चीजें ढूंढी और उन्हें एक बड़े बैग में पैक किया, जिसे वह लिन शेन के पास वापस ले आए। क्या मैंने यह नहीं कहा था कि जो आप उपयोग कर सकते हैं उसे रख लें और बाकी को फेंक दें? लिन शेन ने कहा, ये देखते हुए कि वास्तव में अंदर कुछ भी अच्छा नहीं था, यहाँ तक कि एक भी उत्परिवर्तित पालतू अंडा नहीं था, केवल कबाड़ था। गोरा आदमी यदि स्वर्गारोहण प्राप्त कर सका तो इसका अर्थ संभवतः ये था कि उसने अपने सभी संसाधन खर्च कर दिए थे। अब उसके पास कुछ भी अच्छा नहीं बचा था। मैं इसे आपके लिए वापस ले जाऊंगी। जब हम पहाड़ के नीचे पहुंचेंगे तो हम इसे पैसों के लिए बेच देंगे। यून ने अपना सिर हिलाते हुए जोर दिया। लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मेरे साथ घूमोगी तो तुम्हें कचरा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर यून के हाथ ढीले पड़ गए और बैग जमीन पर गिर गया। उसने लिन शेन की ओर देखा, उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज कांप रही थी। उसने पूछा, क्या मैं सच में? बेशक, जब तक आप तैयार हैं, लिन शेन ने मुस्कुराते हुए कहा। को लगा कि ऐसा अवसर उसे जीवन में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। किसी ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना ही शायद उसका एकमात्र मौका हो सकता है। आत्मा आधार को समझने का सहज कौशल बहुत प्रभावशाली लगा, लेकिन विशालकाय भगवान कब्रिस्तान जैसे स्थानों में थोड़ा उपयोगी होने के अलावा यह सामान्य समय में लगभग बेकार था। इसका न तो युद्ध के लिए उपयोग किया जा सकता था, न ही वहां कोई आत्मा आधार था जिसे वह सामान्य रूप से खोज पाती। विशालकाय भगवान कब्रिस्तान जैसे स्थान आखिरकार अत्यंत दुर्लभ और अत्यंत खतरनाक थे। यून विशालकाय भगवान स्टार के पास नहीं आती। विशालकाय भगवान पर्वत की तो बात ही दूर है, अगर उसे कोई अन्य विकल्प न होते हुए भी एक कोने में धकेला न गया होता। यून, जिसके पास अब लौटने के लिए कोई घर नहीं था, ने इस अवसर का दृढ़तापूर्वक लाभ उठाने का निर्णय लिया। यून को देखकर, जो अपने घोड़े की पीठ पर सामान लाद रही थी, लिन शेन के चेहरे पर एक जटिल भाव था। हालांकि उसने कहा था कि कबाड़ को फेंक देना ठीक है, यून ने उन चीजों को अपने साथ ले जाने पर जोर दिया। लिन शेन के पास जब्त की गई पालतू बंदूकों से कार्गो ले जाने वाले पालतू जानवर को निकालने और उस पर सभी सामान लोड करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यून ने लिन शेन को अपना स्वामी कहने पर जोर दिया, जो लिन शेन को असहज लगा, इसलिए उसने उसे लिन शेन कहने के लिए कहा। लिन शेन की स्मृति में लिन परिवार में केवल सबसे बड़ी बहन को ही स्वामी कहकर संबोधित किया जाता था। स्वामी शब्द विशेष रूप से सबसे बड़ी बहन के लिए था। लिन माता पिता बच्चों को पसंद करते थे और बेटों और बेटियों दोनों के साथ समान व्यवहार करते थे। यही कारण है कि उन्होंने लड़कियों और लड़कों को एक साथ स्थान दिया, जिसके परिणामस्वरूप लिन परिवार में एक सबसे बड़ी बहन थी लेकिन कोई बड़ा भाई नहीं था। यून ने अब लिन शेन को मास्टर नहीं कहा, लेकिन उसे लिन शेन कहकर उसकी इच्छा का पूरी तरह पालन नहीं किया।
इसके बजाय उसने उसे श्री लिनशेन कहा। लिनशेन मुस्कुराए और उसे सुधारा नहीं। फिर उसने युन से उसकी परिस्थितियों के बारे में पूछा और इस बार युन ने कुछ भी नहीं छिपाया बल्कि लिनशेन को अपनी विस्तृत स्थिति बता दी। सेलेस्टियल रेस की तरह चंद्र खरगोश कबीले का जन्म सामान्यतः क्रिस्टल बेस स्तर पर हुआ था, लेकिन युन का जन्म स्टील लेवल पर हुआ था क्योंकि उसमें स्पिरिट ट्रेजर कबीले का आधा रक्त था। स्पिरिट ट्रेजर कबीला एक बहुत छोटी जाति थी जिसकी स्थिति लगभग मनुष्यों के समान थी। कुछ 100 साल पहले ही उन्होंने ब्रह्मांडीय युग में कदम रखा था और आज तक विकसित होते हुए भी वे मनुष्यों से कम उन्नत थे। आमतौर पर स्पिरिट ट्रेजर कबीले से पैदा हुए बच्चे स्टील स्तर पर भी नहीं होते थे, लेकिन यूं का जन्म स्टील स्तर पर हुआ था, जिसे पहले से ही स्पिरिट ट्रेजर कबीले के भीतर एक विशेष प्रतिभा के रूप में माना जाता था। हालांकि स्पिरिट ट्रेजर कबीले के पास एक विशेष प्रतिभा थी, उनकी नाक बहुत ही विशेष थी। वास्तव में स्पिरिट ट्रेजर कबीले की गंध को महसूस करने की क्षमता विशेष रूप से उच्च नहीं थी। वे निश्चित रूप से मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन विशेष रूप से संवेदनशील ग्रांड क्षमता वाली कुछ प्रजातियों की तुलना में वे बहुत पीछे थे। उनकी नाक विशेष थी क्योंकि वे ऐसी गंध सूंघ सकती थीं जो सामान्य प्राणी नहीं सूंघ सकते थे। जैसे कि स्वाभाविक रूप से स्टील स्तर पर आगे बढ़ने के बाद स्पिरिट ट्रेजर कबीले के अधिकांश सदस्य आध्यात्मिक सेंस स्मेलिंग नामक एक सहज कौशल को जागृत कर सकते हैं, जिससे उन्हें कुछ विशेष वस्तुओं से होने वाले उतार चढ़ाव का पता लगाने में मदद मिलती है। युन का जन्म स्टील लेवल पर हुआ था, लेकिन उसकी प्रतिभा आध्यात्मिक इंद्रिय सूंघने की नहीं थी, बल्कि आध्यात्मिक इंद्रिय बोध की थी, जिसका नाम हालांकि अलग था, लेकिन इसका प्रभाव आध्यात्मिक इंद्रिय सूंघने के समान ही था, लेकिन यह और भी अधिक तीव्र था। युन की बात करें तो उसकी स्थिति भी काफी दुखद है। उसके माता पिता मून रैबिट स्टार के साथ गायब हो गए और स्पिरिट ट्रेजर कबीले को एक शक्तिशाली कबीले द्वारा उनकी मानसिक गंध की भावना के कारण हुए अपराध के कारण लगभग समाप्त कर दिया गया। ये तो कहा ही जा सकता है कि मनुष्य भाग्यशाली हैं। अभी तक केवल मानव मात्र ग्रह से लोगों को भेजने वाले टेलीपोर्टर ही पाए गए हैं और अन्य ग्रहों पर सीधे मानव मात्र ग्रह तक ले जाने वाले कोई टेलीपोर्टर नहीं खोजे गए हैं। इसलिए केवल वे मनुष्य ही वहां वापस आ सकते हैं जिन्हें मानव मात्र ग्रह से टेलीपोर्ट किया गया है। अन्य लोग मानव मात्र ग्रह की यात्रा नहीं कर सकते। यदि ऐसा न होता तो मनुष्यों को भी आत्मा खजाना कबीले के समान भाग्य का सामना करना पड़ता। युन एक अन्य मामले में भाग्यशाली है। चंद्र खरगोश कबीले और आत्मा खजाना कबीले दोनों पर आई विपत्तियों के बावजूद किसी तरह वो बच गई। युन अभी भी मिश्र धातु स्तर पर है, इसलिए नहीं कि वह आगे बढ़ना नहीं चाहती, बल्कि इसलिए कि उसे अपने स्तर को बढ़ाने के लिए उत्परिवर्तित आधार उत्परिवर्तन द्रव का उपयोग करने की आवश्यकता है, जिसके कारण उसकी प्रगति धीमी है। वो उत्परिवर्तित मिश्र धातु अंडे का उपयोग करके मिश्र धातु पर चढ़ गई और अप्रत्याशित रूप से मून रैबिट कबीले के जन्मजात कौशल वेलकीरी की सुरक्षा को जागृत किया, जो एक उत्परिवर्तित प्रतिभा है। इसलिए वह केवल उत्परिवर्तित बेस म्यूटेशन द्रव का उपयोग करके ही चढ़ना जारी रख सकती है। वाल्किरी के संरक्षण के बारे में सुनने के बाद लिनशेन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। उसने पहले सिर्फ रेड हॉट एको मून रैबिट कबीले का जिक्र करते सुना था, लेकिन वह उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। यूं के स्पष्टीकरण के बाद ही उसे पता चला कि मून रैबिट कबीले में वेलकिरी प्रोटेक्शन नामक प्रतिभा के साथ पैदा हुए लोगों की संख्या बहुत कम है, जिसे नस्लीय विशेषता माना जा सकता है। वाल्किरी की सुरक्षा सुनने में काफी शक्तिशाली लगती है, लेकिन अफसोस की बात है कि यह कोई युद्ध कौशल नहीं है। इसके बजाय यह एक ऐसी प्रतिभा है जो दूसरों को लाभ पहुंचाती है, जैसे किसी और के लिए शादी के कपड़े बनाना। वाल्किरी की सुरक्षा स्वयं की रक्षा के लिए नहीं है, बल्कि ये दूसरे व्यक्ति को सुरक्षात्मक आभा प्राप्त करने की अनुमति देती है। सुरक्षात्मक आभा के संवर्धन के साथ वाल्किरी संरक्षण का स्वामी अपने संरक्षण में आने वाले लोगों को आसानी से मार्शल और आध्यात्मिक कौशल सिखा सकता है। दूसरे शब्दों में, ये प्रतिभा केवल दूसरों के लिए लाभदायक है तथा स्वयं के लिए कोई लाभ नहीं देती। वास्तव में ये पूरी तरह से लाभहीन नहीं है। मून रैबिट कबीले में वाल्किरी की सुरक्षा वाले लोग बहुत दुर्लभ हैं। हालांकि इस कौशल का व्यक्ति के लिए कोई उपयोग नहीं है। इस प्रतिभा वाले मून रैबिट कबीले के सदस्यों में आमतौर पर मजबूत सीखने की क्षमता होती है, जैसे कि फोटोग्राफिक मेमोरी, और आमतौर पर समझ में असाधारण होते हैं, किसी भी कौशल को जल्दी से सीखते हैं। ये सब सुनने के बाद लिनशेन मन ही मन प्रसन्न हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि यूं इतना खराब प्रदर्शन कर रही है। उसके दोनों कौशलों में युद्ध क्षमता की कमी है और उसकी देखभाल करने वाले किसी भी बुजुर्ग के बिना इस बिंदु तक जीवित रहना अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है। लिनशेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि युन के पास कोई लड़ाकू क्षमता है या नहीं। वास्तव में वह उसकी दोनों क्षमताओं को बहुत महत्व देता था। मार्शल प्रशिक्षण अविश्वसनीय रूप से थकाऊ और परेशानी भरा है। भविष्य में अगर मैं कोई मार्शल या आध्यात्मिक कौशल सीखना चाहूंगा तो मैं सबसे पहले युन से इसे सीखने को कहूंगा। एक बार जब वह इसमें निपुण हो जाएगी तो वह मुझे सिखाने के लिए सुरक्षात्मक आभा का उपयोग कर सकती है।
इस तरह मैं बहुत सारा समय बचा सकता हूं और उन कौशलों को सीख सकता हूं जिन्हें मैं अपनी जन्मजात प्रतिभा और समझ के कारण अपने दम पर नहीं सीख पाऊंगा। लिन ने विचार किया और एक ऐसा कौशल खोजने की योजना बनाई जिसे वह खुद नहीं सीख सकता था और युन से पहले उसे सीखने का प्रयास करने को कहा। युन द्वारा अभ्यास किया गया विकास कौशल चंद्र खरगोश कबीले का चंद्र देव कौशल था, जो एक बहुत ही उत्कृष्ट कौशल था, जो दिव्य जाति के गुप्त विकास कौशल से कम श्रेष्ठ नहीं था। युन को साथ लेकर वह घाटी में आत्मा के ठिकानों की खोज करता रहा। इस बार किसी ने उन्हें फिर से परेशान करने की हिम्मत नहीं की। एक भयंकर म्यूटेटर द्वारा एक सुनहरे बालों वाले एस्केंडर को एक ही मुक्का से मार डालने की खबर पहले ही विशालकाय देव कब्रिस्तान में फैल चुकी थी और अब कोई भी इतना मूर्ख नहीं था कि उन्हें परेशान कर सके। दुर्भाग्य से बिना किसी व्यवधान के भी स्पिरिट बेस की उनकी खोज से अच्छे परिणाम नहीं मिले। जायंट गॉड कब्रिस्तान में दफनाए गए जायंट गॉड कबीले के लोग वास्तव में कम महत्व के थे। उस उत्परिवर्तित स्पिरिट बेस की प्रारंभिक खोज लॉटरी जीतने के समान थी, विशुद्ध भाग्य का एक झटका। 10 घंटे से अधिक समय तक खोज करने के बाद भी उन्हें कोई अन्य आत्मा आधार नहीं मिला। प्रयास के कारण युन की नाक लगभग अकड़ गई थी, फिर भी उसने आत्मा आधार खोजने की अपनी खोज नहीं छोड़ी। उसकी सोच सरल थी, उसे लिन शेन के लिए उपयोगी होना होगा ताकि वह उसकी रक्षा करता रहे और उसे अपने साथ रखना चाहे। लिन शेन ने फिर से खोज करने से पहले युन को थोड़ी देर और आराम करने दिया, लेकिन जब उसने मौखिक रूप से सहमति व्यक्त की तब भी उसकी नाक सूंघ रही थी। मिस्टर लिन शेन, मैं थकी नहीं हूं। आप थोड़ा आराम करें, मैं वहां जाकर देखती हूं। यूं ने कहा और दूसरे क्षेत्र में चली गई, धीरे धीरे सूखी नदी के तल के प्रत्येक इंच पर कदम रखते हुए, कभी कभी मुट्ठी भर कंकड़ लेने के लिए नीचे बैठ जाती और उन्हें अपनी नाक के पास लाकर जोर से सूंघती। लिन शेन को पता था कि यह सुरक्षा का प्रदर्शन था, यू बस अपनी योग्यता साबित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहती थी, इसलिए लिन शेन ने उसे नहीं रोका। चूंकि युन को सुगंधों को पहचानने के लिए समय चाहिए था, इसलिए लिन शेन ने बस बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और उसे चारों ओर सही सुगंध की खोज करते हुए देखा। कुछ देर तक खोज करने के बाद युन एक चट्टान की दीवार के पास एक जगह पर रुक गई। वह कई बार आगे पीछे चली और वहां से सूंघने के लिए कई कंकड़ खोदे, लेकिन फिर भी कुछ भी पुष्टि करने में असमर्थ रही। क्या हुआ? लिन शेन ने युन से पूछा। मुझे पास में स्पिरिट बेस जैसी गंध आ रही है, लेकिन कुछ गड़बड़ है, युन ने अजीब नजर से अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए कहा। किस तरह से? लिन शेन ने पूछा। युन ने बताया, ऐसा लगता है कि यह गंध हाल ही में इस क्षेत्र से आ रही है, लेकिन मैंने आसपास के कंकड़ों को ध्यान से पहचाना है और उनमें वह गंध नहीं महसूस की है। क्या ये संभव है कि गंध इस चट्टान की दीवार के भीतर से रिस रही है? लिन शेन की नज़र सीधे चट्टान की दीवार पर गई। ये संभव है, लेकिन इसे सत्यापित करने का कोई तरीका नहीं है। विशाल देव पर्वत की चट्टानों में अक्सर चमत्कार होते हैं, जिन्हें अपनी इच्छा से नहीं छेड़ा जाना चाहिए, अन्यथा बड़ी मुसीबत हो सकती है। युन ने पहले भी इस बारे में सोचा था और फिर से स्पिरिट बेस की सूंघते हुए वह हार नहीं मानना चाहती थी। वह बार बार पीछे देखती रही, उम्मीद करती रही कि स्पिरिट बेस चट्टान की दीवार के भीतर नहीं, बल्कि नीचे दबा हुआ है। इसे भूल जाओ, चलो कहीं और देखते हैं। लिन शेन चट्टान की दीवार में खुदाई करने का जोखिम नहीं लेना चाहता था। निराश लेकिन कोई विकल्प न होने के कारण युन को हार माननी पड़ी। उन दोनों के जाने के कुछ ही समय बाद कोई उसी चट्टान की दीवार पर दौड़ा, अपने दांत पीसते हुए छेनी और हथौड़ा निकाला और दीवार पर जोर से प्रहार किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह आदमी पास में ही आराम कर रहा था और उसने संयोग से लिन शेन और युन की बातचीत सुन ली, जिससे उसे लगा कि चट्टान की दीवार के भीतर कोई आत्मा का आधार हो सकता है। वह ये भी जानता था कि विशालकाय देव पर्वत पर चट्टान की दीवार को छेनी से काटना समस्यापूर्ण था, लेकिन आत्मा आधार का प्रलोभन इतना बड़ा था कि उसे जोखिम उठाना पड़ा। हथौड़ा लगातार छेनी पर प्रहार करता रहा, जिससे चट्टान की दीवार के टुकड़े टुकड़े होते गए। कुछ ही देर में हथौड़े ने छेनी को पूरी तरह अंदर पहुंचा दिया। आदमी हैरान होने के बजाय खुश था, क्योंकि उसे पता था कि अंदर एक छेद होना चाहिए। अगर छेद था, तो इसका मतलब था कि मून रैबिट कबीले की महिला गलत नहीं थी, अंदर वाकई एक स्पिरिट बेस हो सकता है। कुछ वर्षों तक जीवित रहने के लिए मुझे बस एक स्पिरिट बेस की आवश्यकता है। आदमी ने चट्टान की दीवार पर हथौड़ा बार बार जोर से घुमाया। कुछ ही देर बाद उसने चट्टान की दीवार में इतना बड़ा छेद कर दिया कि उसमें से रेंगकर निकला जा सकता था। आदमी ने अंदर टॉर्च की रोशनी डाली और चट्टान की दीवार के भीतर एक गुफा देखी। गुफा के अंदर एक बड़ी चट्टान पर एक लाश पड़ी थी जो विशालकाय देव वंश की नहीं लग रही थी, क्योंकि वह बहुत लंबी नहीं थी, केवल 1.6 से 1.7 मीटर। शरीर पर पहने कपड़े पहले ही सड़ चुके थे। उस आदमी द्वारा बनाए गए छेद से होकर बहने वाली हवा ने कपड़ों को छुआ और वे राख की तरह बिखर गए, तथा सड़े हुए कपड़े के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। अचानक उस आदमी की आंखें चमक उठी जब उसने लाश के सिर के ऊपर एक काले पत्थर की पट्टिका देखी। पट्टिका के भीतर आध्यात्मिक प्रकाश बह रहा था, ये स्पष्ट रूप से एक आत्मा आधार था।
मुझे आखिरकार यह मिल ही गया। वह आदमी बेपरवाही से रेंगता हुआ अंदर आया, उस पत्थर की पट्टिका की ओर दौड़ा और खुद को उस पर फेंक दिया। उसने पत्थर की पट्टिका को ऐसे सहलाया जैसे वह किसी महिला की नाजुक त्वचा हो, ध्यान से हर इंच को छूते हुए। मैंने अंततः एक आत्मा आधार पा लिया है। वह व्यक्ति इतना उत्साहित था कि वह लगभग रो पड़ा। उसने जायंट रिंग स्टार और फिर खतरनाक जायंट गॉड कब्रिस्तान में खजाने की खुदाई करने के लिए आकर इतना बड़ा जोखिम उठाया था। वह अपनी जान के साथ जुआ खेल रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सौभाग्य से उसका जुआ सफल रहा और उसे एक स्पिरिट बेस मिल गया। जब तक उसकी कोई बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं थी, यह एक स्पिरिट बेस उसे कुछ सालों तक आराम की जिंदगी जीने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। मुझे उन 2 लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो पहले आए थे। अगर वे नहीं होते, तो मुझे पता ही नहीं चलता कि यहाँ कोई स्पिरिट बेस है। हाँ, उन 2 मूर्खों को अगर पता चलता कि मैंने यहाँ कोई स्पिरिट बेस खोदा है, तो वे बहुत पछताते, है ना? वह आदमी जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। उस व्यक्ति ने टैबलेट को छोड़ दिया, एक बड़ा बैग निकाला और टैबलेट को बैग में पैक करने की तैयारी की, ताकि उसे एक पालतू जानवर के साथ वापस ले जाया जा सके। लेकिन जैसे ही वह पलटा, वह इतना चौंक गया कि उसे ऐसा महसूस हुआ मानो वह शरीर से बाहर निकल गया हो। जो लाश अभी कुछ देर पहले यहाँ पड़ी थी, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। आदमी ने जल्दी से इधर उधर, बाईं दाईं ओर देखा, लेकिन उसे शव का कोई निशान नहीं दिखा। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। आदमी को अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा था और वह पीछे हटना चाहता था। टॉर्च पकड़े हुए वह सावधानी से पीछे हटा। उसने कुछ भी नहीं देखा और अभी भी लाश का कोई निशान नहीं पा सका। टॉर्च की किरण भी उसी प्रकार चमकी और उसने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसके चेहरे पर भय की लकीरें उभर आईं। टॉर्च की रोशनी में नहाया हुआ एक पीला, रक्तहीन चेहरा, जिसकी त्वचा कसी हुई थी और गहरी लाल आंखें, जो पूरी आंख के कोने पर थीं, जिनमें सफेदी का कोई निशान नहीं था, केवल रक्त लाल पुतलियां और उसके भूरे सफेद लंबे बालों के साथ, यह विशेष रूप से डरावना था। अत्यधिक सदमे के कारण उस व्यक्ति ने टॉर्च गिरा दी और भागने लगा। दुर्भाग्यवश, वह अभी पलटा ही था कि उसकी चीख निकल गई और फिर गुफा में फिर से शांति छा गई। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिशाच जैसे प्राणी ने पत्थर की तख्ती उठाई, उसे अपने कंधों पर उठाया और फिर उस आदमी द्वारा खोदे गए गड्ढे की ओर चल दिया। छेद बहुत छोटा था और पत्थर की पटिया उसमें नहीं जा सकी। पिशाच जैसे प्राणी ने पटिया को गुफा की दीवार पर पटक दिया, जिससे एक बड़ा छेद बन गया और फिर पटिया को लेकर बाहर चला गया। बाहर की रोशनी पिशाच जैसे व्यक्ति पर पड़ रही थी, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। इसके विपरीत ऐसा लग रहा था कि वह इसका आनंद ले रहा था। उसने जो कपड़े पहने थे, वे पहले वाले आदमी के थे, जो उस पर ढीले और ठीक से फिट नहीं हो रहे थे। हाँ, अंततः फिर से जीवित हूँ, पिशाच जैसे व्यक्ति ने घोषणा की, अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा ऊपर की ओर झुका लिया जैसे कि वह प्रकाश के आशीर्वाद का आनंद ले रहा हो। तुम उस स्पिरिट बेस को नीचे रख दो। अचानक एक आवाज ने रोशनी से सराबोर येया को बाधित किया। येया ने आवाज के स्रोत की ओर देखने के लिए अपनी रक्त लाल आंखें खोली। यह एक दिव्य था। तुम क्या देख रहे हो? स्पिरिट बेस नीचे रखो और तुम जा सकते हो, दिव्य ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। विशाल वलय तारे पर सेलेस्टियल्स की स्थिति अन्य जातियों की तुलना में काफी अधिक थी, यहां तक कि पायनियर कोर के सदस्यों के बीच भी सेलेस्टियल्स सामान्यतः नेतृत्वकारी पदों पर थे। किसी ने भी विशालकाय रिंग स्टार पर सेलेस्टियल्स का विरोध करने की हिम्मत नहीं की, विशेष रूप से किसी ऐसे व्यक्ति ने नहीं जो विशालकाय भगवान कब्रिस्तान में भिखारी की तरह खोजबीन कर रहा था। क्या आप ये स्पिरिट बेस चाहते हैं? तो अपना नाम बताएं, देखते हैं कि आप इसके योग्य हैं या नहीं, येया ने कहा। उसकी आवाज ऊंची लेकिन कर्कश थी, जिससे यह आश्चर्य होता था कि ये 2 पूरी तरह से अलग स्वर विशेषताएं एक ही व्यक्ति से कैसे आ सकती हैं। सेलेस्टियल रेस के एनझेंग गुआंग, क्या ये योग्यता पर्याप्त है? सेलेस्टियल ने अहंकारपूर्वक कहा। दिव्य जाति के पास वास्तव में अहंकारी होने का आधार था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि विशालकाय देव स्टार की भूमि एन परिवार के अधिकार क्षेत्र में थी। आन झेंग गुआंग, येया ने दिव्य का नाम बुदबुदाया जब उसने अपनी उंगली से पत्थर की पट्टिका पर ये 3 अक्षर लिखे। अरे, तुम क्या कर रहे हो? एन झेंगुआंग गुस्से में दहाड़ा। इस कमीने ने पत्थर की पट्टिका पर अपना नाम लिख दिया था। ऐसा केवल मृतकों के लिए किया जाता है। यह एक अपशकुन था। जैसे ही अनझेंगुआंग हमला करने वाला था, उसने अचानक देखा कि पत्थर पर येया द्वारा लिखा गया नाम खून से रिसने लगा है, अक्षरों पर मुड़ने और ऐंठने लगा है, और अधिक से अधिक खून इकट्ठा हो रहा है, मानो पत्थर पर खून के अक्षरों को उकेरा जा रहा हो। धमाका! एन झेंगुआंग जमीन पर गिर पड़ा। उसका पूरा शरीर एक सूखी लाश की तरह था, पूरी तरह से नमी रहित, जैसे कि वह अनगिनत वर्षों से मर चुका था, हवा से सूख गया था। केवल उसका चेहरा आतंक के भाव में बंद था। हवा के एक झोंके के साथ एन झेंगुआंग की सूखी लाश राख के बादल में बदल गई। लिनशेन और युन ने स्पिरिट बेस की खोज जारी रखी, लेकिन दुर्भाग्य से विशाल भगवान कब्रिस्तान में स्पिरिट बेस दयनीय रूप से दुर्लभ थे। खजाने की खोज करने वाले विशेषज्ञ युन की मदद से भी लाभ बहुत सीमित थे।
लिन शेन ने समय देखा, रात होने में केवल कुछ ही घंटे बचे थे, इसलिए उसने आगे न जाने का फैसला किया और विशालकाय भगवान कब्रिस्तान छोड़ने की योजना बनाई। उन्होंने इस घाटी का लगभग 2/3 भाग खोज लिया था, तथा 1/3 भाग अभी भी अज्ञात था। घाटी के अंत में विशालकाय देव समाधि थी, जिसमें केवल निर्वाण प्राणी ही प्रवेश कर सकते थे। आम लोगों के लिए उसके करीब जाना ही खतरे में पड़ सकता था। स्वाभाविक रूप से, लिन शेन ऐसी खतरनाक जगह पर जाने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने युन को अपने साथ वापस चलने के लिए बुलाया। वे दोनों वापस लौटते समय कुछ दूर ही चले थे कि उन्हें विपरीत दिशा से एक अजनबी व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। वह व्यक्ति ढीले ढाले कपड़े पहने हुए था जो ठीक से फिट नहीं लग रहे थे, उसके लंबे बाल कमर से नीचे तक पहुंच रहे थे और पीछे की ओर बंधे हुए थे, उसका चेहरा कागज की तरह पीला था, और वह अपने कंधे पर एक काले पत्थर की तख्ती लिए हुए था। जैसे ही लिन शेन ने उसे देखा, अजनबी भी उसे देख रहा था। जैसे ही उनकी नजरें मिली, लिन शेन ने देखा कि उस आदमी की आंखों की पुतलियां पूरी तरह से लाल थीं, जिनमें कोई सफेदी नहीं थी, जो कुछ हद तक भयावह लग रही थी। क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? ये या लिन शेन के सामने रुकी और उसकी ओर देखते हुए पूछा। नहीं, हमने नहीं किया है। लिन शेन ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को जानते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? ये या मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर वह दुष्टता से चिल्ला रहा था, मुझे बताओ, अपना नाम बताओ, ताकि मैं इसे कब्र पर लिख सकूं और इस दुनिया में तुम्हारा जीवन दफन कर सकूं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तुम्हारा नाम क्या है? लिन शेन ने अपना नाम नहीं बताया जैसा कि ये या चाहती थी, बल्कि बदले में सीधे पूछा। हाँ ने उत्तर दिया। ओह, मैं तुम्हें नहीं जानता। अलविदा, लिन शेन ने कहा और ये या के पास से चलने के लिए तैयार हो गया और अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। वह ये या के बहुत करीब नहीं जाना चाहता था, वह पत्थर की पटिया जिसे वह आदमी अपने कंधे पर उठाए हुए था, स्पष्ट रूप से एक आत्मा का आधार था, और लिन शेन ऐसी खतरनाक वस्तु के करीब नहीं जाना चाहता था। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तुमने अभी तक मुझे अपना नाम नहीं बताया। ये या ने हार नहीं मानी। उसकी नज़र लिन शेन द्वारा पहने गए युद्ध सूट पर थी, जो एक उच्च स्तरीय वस्तु थी जो लिन शेन को तियानजून द्वारा दी गई थी। रास्ते में, ये या ने पहले ही काफी लोगों को मार दिया था, लेकिन लिन शेन का युद्ध सूट ही एकमात्र ऐसा था जो उसे आकर्षक लगा। लिन शेन ने भौहें सिकोड़ी और ये या की तरफ देखा, उसे वह आदमी थोड़ा अजीब लगा। वह उसका नाम पूछने पर इतना आग्रह क्यों कर रहा था? इसके अलावा, उन्हें याद नहीं कि वे कभी ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हों। हालांकि उनकी याददाश्त काफी सामान्य थी और उन्हें लोगों की शक्ल सूरत याद रखना पसंद नहीं था, लेकिन ये या जैसे विशिष्ट रूप वाले व्यक्ति को थोड़े समय में भूलना मुश्किल होता। यदि लिन शेन उससे मिले होते तो कम से कम उन्हें कुछ प्रभाव तो पड़ता। लेकिन अब, लिन शेन को कोई आभास नहीं था, जिसका मतलब केवल ये हो सकता था कि वह उससे कभी नहीं मिला था। लिन शेन कुछ देर तक येया को घूरता रहा, फिर अचानक जैसे उसे कुछ एहसास हुआ हो, उसने कहा, रुको, क्या तुम मेरे जैसे ही गांव में रहती हो, यू की किराएदार, है ना? हमने एक दूसरे को 1 महीने से अधिक समय पहले देखा होगा, है ना? मैंने तुम्हें हाल ही में क्यों नहीं देखा? बैककोट। तो उस व्यक्ति का नाम यू है, अगर तुमने मुझे नहीं बताया होता तो मुझे पता नहीं चलता। मैं बस कुछ समय के लिए वहां रह रहा था और बहुत पहले ही चला गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे याद रखोगे। वैसे, तुम्हारा नाम क्या है? ये या ने मन ही मन प्रसन्न होकर कहा। मेरा नाम तियानशिन है, क्या तुम भूल गए हो? क्या मैंने तुम्हें उस दिन नहीं बताया था? लिन शेन ने गर्मजोशी से मुस्कुराया, लेकिन अंदर ही अंदर व्यंग किया, मुझे एक पल के लिए भी तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं होता। 1 महीने से भी ज्यादा समय पहले, तुम्हारा लिन शेन अभी भी मातृगृह पर घूम रहा था। अगर तुमने मुझे देखा है, तो वहां भूत होने चाहिए। लिन शेन के नाम के बारे में ये या के बार बार पूछने से उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने लापरवाही से तियानशिन का नाम बता दिया। मुझे अब याद आ गया। तुम्हारा नाम तियानशिन है। मेरी याददाश्त देखो। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा नाम लिख लूंगा, ताकि मैं इसे फिर से न भूलूं। ये या ने कहा, और स्तंभ को नीचे रखकर उसके पास खड़ा कर दिया। फिर ये या ने लिन शेन को देखा और पत्थर पर अपनी उंगलियां फिराना शुरू कर दिया, और जल्दी से उसकी सतह पर तियानशिन के लिए बहते हुए अक्षर उकेरने लगा। तियानशिन, मुझे आशा है कि तुम अगले जन्म में एक अच्छे जीवन में जन्म लोगे, ये या ने लिन शेन की ओर एक लापरवाह मुस्कान के साथ कहा। वह वास्तव में लिन शेन के शरीर पर मौजूद युद्ध पोशाक पर ध्यान केंद्रित कर रहा था, वह उसे अपने कब्जे में लेने की तैयारी कर रहा था। जैसे जैसे कुछ सेकंड बीतते गए, ये या के चेहरे पर मुस्कान धीरे धीरे कम होती गई। उसके सामने खड़ी आकृति में कोई भी बदलाव नहीं दिखा। स्तंभ पर तियानशिन के अक्षर, जिनसे खून बह रहा था, एक स्व उपचार शिलालेख की तरह ठीक हो रहे थे, धीरे धीरे फीके पड़ते गए और अंततः गायब हो गए। तुम्हें तियानशिन नहीं कहा जाता। ये या ने लिन शेन को बुरी नजर से देखा। उसे अंदाजा हो गया था कि लिन ने उसे धोखा दिया है।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ये नाम उसके पहले वाले व्यक्ति से मेल नहीं खाता था और इसलिए डेथली डेस्टिनी स्टेल की जीवन आधार प्रतिभा प्रभावी नहीं हो सकी। येया की घूरती निगाहों को अनदेखा करते हुए लिनशेन ने यून को अपने पीछे खींच लिया और निर्देश दिया, अब से मेरा नाम मत लेना और अपना नाम भी मत कहना। अभी के लिए पीछे हट जाओ। लिनशेन के शरीर पर कवच उभर आया और जल्दी से उसे घेर लिया, जबकि उसने यिन आत्मा छाता को पकड़ लिया, जिसे कुछ समय पहले ही खोदा गया था, और उसका उपयोग छोटे भाले की तरह करने का इरादा था। चौथे टन यिन स्पिरिट अम्ब्रेला का स्पिरिट बेस्ड डेथ पाउडर से अधिक शक्तिशाली था और प्रत्यक्ष युद्ध के लिए अधिक उपयुक्त था। तुमने मुझसे झूठ बोला, येया ने भयावह लहजे में लिनशेन पर ध्यान केंद्रित किया। तुम ही मुझे धोखा दे रहे हो। तुम वास्तव में कौन हो? लिनशेन ने भी अपनी निगाहें उस पर टिका दी। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, मेरा नाम येया है, यही मेरा असली नाम है। लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला है, तुम्हारा नाम तियानशिन नहीं है, येया ने कहा और स्टील को पकड़ लिया, और एक बहुत भारी पत्थर को आसानी से उठा लिया। फिर, अपने शरीर को घुमाते हुए, उसने स्टील को लिनशेन के सिर की ओर घुमाया। उसका चेहरा उन्मत्त मुस्कान में बदल गया, जिसमें तीखे, आरी जैसे दांतों की 2 पंक्तियां दिख रही थीं। तुम्हारे झूठ की सजा के तौर पर, मैं तुम्हें नरक में भेजूंगा। लिनशेन के लिए स्टील काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसलिए वह उसे रोकने के लिए केवल अपने सामने यिन स्पिरिट छाता ही उठा सका। जैसे ही यिन आत्मा का छाता उठाया गया, स्टील नीचे आया और छाते के साथ लिनशेन को बेरहमी से गिरा दिया। लिनशेन का शरीर तोप के गोले की तरह उड़ गया, जमीन पर बजरी के माध्यम से घूमते हुए एक गहरी खाई बना दी और अंत में एक घाटी की दीवार के किनारे टकराया, जिससे एक धंसा हुआ गड्ढा बन गया। लिन के शरीर के अंदर उसका खून हिंसक रूप से उबलने लगा और उसने जो खून थूका वह कवच द्वारा अवरुद्ध हो गया और वापस निगल लिया गया। उसके हाथ, जिसमें यिन आत्मा का छाता था, की हड्डियां टूट गई थीं और वह उसके बगल में एक नर्म मोड़ की तरह लटक रहा था। हमले की भयानक ताकत ने लिनशेन को चिंता से भर दिया। ये चीज कहां से आई? यह इतनी शक्तिशाली कैसे है? उसका यादृच्छिक प्रहार सेलेस्टियल डिसेंट का उपयोग किए बिना कोसिमो से भी अधिक शक्तिशाली था। इतना शक्तिशाली व्यक्ति विशालकाय भगवान कब्रिस्तान में कैसे आ सकता है? क्या वह मेरे लिए यहाँ है? क्या मेरे दुश्मनों ने उसे भेजा है? मिस्टर लिनशेन, यून घबराहट में दौड़ा, उम्मीद कर रहा था कि वह लिनशेन को गड्ढे से बाहर खींच लेगा। मुझे मत छुओ, टेलीपोर्टर का उपयोग करके जायंट रिंग स्टार को छोड़ दो और टेलीपोर्ट स्टेशन पर मेरा इंतजार करो। लिनशेन ने भारी आवाज में बोलते हुए यून को रोका, तुरंत चले जाओ, तुम्हारा यहाँ रहना केवल रास्ते में बाधा बनेगा। तो आपका नाम मिस्टर लिनशेन है? हा हा हा, येया पागलों की तरह हंसा, जैसे उसने स्टील को कंकड़ों के बीच रखा हो, फिर से अपनी उंगली बाहर निकाली, और लिनशेन को लाल आंखों से घूरते हुए उसने मिस्टर लिनशेन के लिए 3 अक्षर लिख दिए। लिनशेन की बातें सुनकर, यू तुरंत टेलीपोर्टर का उपयोग करके वहां से चला गया और नजरों से ओझल हो गया। येया को यून की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, वह अभी भी पागलों जैसी हंसी के साथ लिनशेन को देख रही थी। हालांकि, कुछ ही क्षणों बाद उसकी मुस्कुराहट फीकी पड़ गई, क्योंकि न केवल लिनशेन को डेथली डेस्टिनी स्टेल द्वारा मारा नहीं गया था, बल्कि स्टेल पर मिस्टर लिनशेन के 3 अक्षर भी धीरे धीरे लुप्त हो गए थे। मुझे, मास्टर, कहना बेकार है, मैं तुम्हें तब तक पीटता रहूंगा जब तक तुम अपने दांतों के लिए जमीन नहीं खोज लेते। लिनशेन सुपर बेस रिकास्ट और सुपर बेस पैटर्न के आशीर्वाद के साथ क्रेटर से बाहर चला गया, उसका घायल शरीर लगभग पूरी तरह से ठीक हो गया था। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, लिनशेन तेजी से आगे बढ़ा, एक चौंके हुए हंस की तरह येया की ओर दौड़ा, उसके हाथ में यिन आत्मा छाता था जो उग्रता से वार कर रहा था। क्या आजकल सभी म्यूटेटर इतने घमंडी हो गए हैं? मेरे खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करना, ये देखते हुए कि तुम अपने जीवन के प्रति कितने लापरवाह हो, जो कि मेरे स्वाद के लिए काफी है, मैं तुम्हें आधा शव बनाकर छोड़ दूंगा। पहले से ही 2 बार असफल होने के कारण, येया का चेहरा कुछ बदसूरत लग रहा था, उसकी आंखें तीव्र हत्या के इरादे से भरी हुई थीं क्योंकि उसने डेथली डेस्टिनी स्टेल को उठाया और उसे लिनशेन के सिर पर मार दिया। वह लिनशेन और यिन आत्मा छतरी को एक साथ चकनाचूर करना चाहता था, जिससे लिनशेन का केवल आधा शरीर ही बरकरार रह सके। फिर भी, लिनशेन, जो अपनी पूरी ताकत से यिन स्पिरिट अम्ब्रेला को आगे बढ़ा रहा था, अचानक रुक गया। उसके हाथ में छाता पलट गया, और छाता पकड़े हुए कलाई पर एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन चमक उठा, जिसमें नेदरवर्ल्ड सल्फर वुल्फ के मुस्कुराते चेहरे की छवि दिखाई दे रही थी, जो उसे रेड हॉटे द्वारा भेजी गई थी। लिनशेन को अच्छी तरह पता था कि यह ये या निश्चित रूप से एक शीर्ष स्तरीय आरोही था, और संभवतः 10वीं बारी का आरोही भी था। उसकी ताकत येया की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए शुरू से ही लिनशेन का येजी से सीधे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। येया की नजर पाताल लोक के सल्फर वुल्फ के मुस्कुराते चेहरे से मिली, और वह तुरंत अचंभित रह गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। लिनशेन इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहता था, और उसने अपने हाथ से डेथ पाउडर को भाले की तरह सीधा खींचकर उसे येजी की आंख की ओर फेंक दिया। येजी ने अपने कवच का उपयोग नहीं किया, और स्पष्ट रूप से उसके शरीर की ताकत इतनी अधिक नहीं थी,
यदि मृत्यु पाउडर उसकी आंख में घुस जाता तो वह घायल हो सकता था। लिन शेन की अपार शक्ति, डेथ पाउडर की गति और कवच भेदी वार कौशल के साथ मिलकर वार को बिजली की तरह तेज बना दिया और ऐसा लग रहा था जैसे ये एजी की बाईं आंख को भेद देगा। लेकिन अगले ही पल येया के चेहरे पर एक भयावह मुस्कान खिल गई। जैसे ही उसने डेथ पाउडर को पकड़ा, धीमी आवाज में कहा, मैं तुम्हें थोड़ी खुशी का एहसास कराऊंगा अब। नेदरवर्ल्ड सल्फर वुल्फ का नेदरवर्ल्ड फेस मेरे खिलाफ पूरी तरह से बेकार है, मैं बस साथ खेल रहा था, काफी मजेदार है ना। लिन शेन के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई जब उसने डेथ पाउडर को छोड़ दिया और अपनी मुट्ठी को येया की ओर मोड़ दिया जो उसके हाथ की पहुंच के भीतर थी। येया द्वारा पकड़ा गया मृत्यु पाउडर संशोधन स्टील की तरह लचीला हो गया। येया की बांह के चारों ओर घूम रहा था और उसी समय उसके सिर के शीर्ष पर एक अजीब ऊर्ध्वाधर आंख खुल गई जो एक भयानक रक्त प्रकाश उत्सर्जित कर रही थी जो येया पर चमक रही थी। येया को लगा जैसे वह हजारों रेशमी धागों से बंधा हुआ था। उसका शरीर क्षण भर के लिए रुक गया और उस क्षण के ठहराव में लिन शेन की मुट्ठी शक्ति पहले ही फट चुकी थी, लगभग येया पर आ गिरी। लेकिन अगले ही पल लिन शेन की अभिव्यक्ति बदल गई। नवंबर LBJNN इतनी नजदीकी से और हवा में सफिंग फिस्ट की अचानक विस्फोटक शक्ति के साथ येया डेथ पाउडर से प्रभावित होने के बावजूद समय पर प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा। उसका दूसरा हाथ ऐसे चला जैसे वह एक ही समय में मुड़ रहा हो और न मुड़ रहा हो, लिन शेन की आने वाली मुट्ठी तक पहुंच रहा हो। सफिंग मुट्ठी की मुट्ठी शक्ति जैसे ही उसकी हथेली से टकराई पानी की तरह बहने लगी, सीधे छेद कर गई। येया ने लिन शेन की मुट्ठी को मजबूती से पकड़ लिया। एक म्यूटेटर के रूप में येया ने अपनी आवाज में उत्साह के संकेत के साथ कहा, आप इतने मजबूत हैं कि आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारने से मुझे थोड़ी खुशी मिल सकती है। ऐसा कहकर उसने लिन शेन की मुट्ठी को कुचलने के इरादे से दबाव डाला। लेकिन उसे कुचलने का उनका प्रयास लिन शेन की मुट्ठी को विकृत करने में विफल रहा। लिन शेन के हाथ में जिद्दी लोन विल गॉन्टलेट्स की एक जोड़ी थी जो लगभग निर्वाण सामग्री जितनी ही टिकाऊ थी। येया की उंगलियों में ताकत होने के बावजूद वह उन्हें विकृत नहीं कर सका। इस क्षण का फायदा उठाते हुए जब येया थोड़ा चकित थी, लिन शेन ने अपने दूसरे हाथ में यिन स्पिरिट छाता पर अपनी पकड़ उलट दी और एक बार फिर येया की आंखों पर वार किया। एड्स बाय पब फ्यूचर येया ने अपनी बाह में फंसे मृत्यु पाउडर और जेल राजा की आंख की बाधाओं की परवाह न करते हुए आगे बढ़कर यिन आत्मा छत्र को सीधे पकड़ लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन शेन ने यिन आत्मा छाता छोड़ दिया और उसकी उंगलियां सांपों की तरह बाहर निकल गईं और येया के शरीर पर निशाना साधते हुए एक छवि का निशान बना दिया। यह उंगली कौशल रेड हॉट से लिया गया था और वेई द्वारा सिखाई गई शॉक स्टेप तकनीक के साथ संयुक्त था। यह अजीब और भयंकर था जिससे नजदीकी मुकाबले में बचना मुश्किल था। येया बहुत तेज था। उसने यिन स्पिरिट अम्ब्रेला छोड़ा और उसका हाथ आंखों से भी ज्यादा तेजी से चलने लगा। हालांकि वह लिन शेन की उंगली के वार की वास्तविकता को नहीं समझ पाया, लेकिन वह इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसने सभी उंगली के बाद के चित्रों को रोक दिया। हालांकि उसने जो भी उंगलियों के बाद के चित्र ब्लॉक किए थे वे सब नकली थे। भ्रम की भीड़ को नष्ट करने के बाद लिन शेन की असली उंगलियों ने चुपचाप येया की छाती के बीच में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर निशाना साधा। महान दानव राजा की दानव हृदय उंगली। येया की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, उसकी आंखों में घृणा चमक उठी। लिन शेन के प्रहार को रोकने के लिए उसके हाथ में बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह पीछे नहीं हटा, बल्कि लोहे के हुक जैसी अपनी उंगलियों से लिन शेन के सिर की ओर बढ़ा। म्यूटेटर की मात्र उंगलियों की कुशलता से उसे कोई खतरा नहीं था। म्यूटेटर तो दूर, सबसे शक्तिशाली एस्केंडर भी उसके शरीर को घायल नहीं कर सकता था। लेकिन लिन शेन की उंगली के वार ने येया को क्रोधित कर दिया था। वह अब लिन शेन से उलझने के मूड में नहीं था, वह लिन शेन का सिर पकड़कर उसे फोड़ने पर आमादा था। लिन शेन की उंगलियां पहले येया की छाती पर लगीं। येया ने इस हमले पर कोई ध्यान नहीं दिया, उसकी उंगलियां लगभग लिन शेन के सिर को छू रही थीं, यहां तक कि दबाव के कारण लिन शेन के बाल जड़ से टूटकर गिर गए। फिर भी येया को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उसकी उंगलियां, जो खोपड़ी को छूने से चूक गई थीं, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थीं। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसकी उंगलियां ही स्थिर हो गई थीं, उसका पूरा शरीर ही ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी तरह से हिलने में असमर्थ हो गया हो। अजीब बात है, दानव हृदय उंगली में ये क्षमता नहीं है। क्या ये दानव हृदय उंगली नहीं हो सकती? असंभव, मैं इसे गलत नहीं समझ सकता था। ये स्पष्ट रूप से महान दानव राजा की दानव हृदय उंगली थी। येया अपने विचारों में कुछ हद तक हैरान था। लिन शेन ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि येया क्या सोच रही थी। स्थिर येया से अपना हाथ छुड़ाते हुए उसने तुरंत सफिंग क्वाड्रा पंच को सीधे येया पर छोड़ दिया। सफिंग क्वाड्रा पंच अब लिन शेन द्वारा किए जा सकने वाले सफिंग मुट्ठी की सीमा थी। भयानक मुट्ठी शक्ति, लहर पर लहर, तीखी सीटी और हवा के फटने के साथ येया की छाती पर भारी रूप से प्रहार किया। धमाका, येया का शरीर पीछे की ओर उछला और जोर से चट्टान की दीवार से टकराया, जिससे उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं।
हालांकि जब लिन शेन ने येया के शरीर को फिर से देखा तो उसके कपड़े बहुत पहले ही फट चुके थे और उसकी छाती भयावह रूप से पीली दिखाई दे रही थी। उसकी त्वचा उसके चेहरे से भी अधिक पीली थी, पूरी तरह रंगहीन, फिर भी उसकी मांसपेशियां बहुत भरी हुई थीं, जो विस्फोटक शक्ति से भरी हुई प्रतीत होती थीं। अरे, इस आदमी का शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? वह किसी भी कवच या कौशल का उपयोग नहीं कर रहा है, फिर भी मेरे सफिंग क्वाड्रा पंच ने जिद्दी लोनविल गॉन्टलेट्स के साथ मिलकर उस पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ी। लिन शेन ने अपने शरीर के अंदर एक शून्यता महसूस की, क्योंकि चौगुन पंच अपनी सीमा को पार कर गया था, जिससे एक संक्षिप्त वैक्यूम अवधि पैदा हुई। सौभाग्य से सफिंग क्वाड्रा पंच सभी येया की छाती पर एक्यू पॉइंट पर निर्देशित थे। लिन शेन ने पहले परीक्षण किया था कि जब तक ताकत को ठीक से नियंत्रित किया जाता है, तब तक स्थानिक मुट्ठी शक्ति एक्यू पॉइंट को प्रभावित कर सकती है, जो दूर से एक्यू पॉइंट स्ट्राइकिंग के बराबर है। हालांकि स्थानिक मुट्ठी शक्ति के साथ एक्यू पॉइंट्स को प्रभावित करने के लिए बल को सटीक रूप से नियंत्रित करना होगा, अन्यथा प्रहार का क्षेत्र बहुत व्यापक होगा और एक्यू पॉइंट्स पर इसका प्रभाव न्यूनतम होगा। येया की ओर बढ़ते हुए और अपनी सांसों को संभालते हुए लिन शेन ने देखा कि येया का चेहरा एक पागल मुस्कान में बदल गया था। उसकी दो रक्तरंजित आंखें उसे घूर रही थीं, मानो वह भी हंस रहा हो। हंसो मेरी गांड। लिन शेन येया के पास पहुंचा, उसके भीतर विश्व की शक्ति लगभग पुनः भर गई थी, और फिर उसने येया की छाती के एक्यू पॉइंट्स पर एक और ट्रिपल फिस्ट छोड़ा। धमाका। मुट्ठी येया की छाती में घुस गई, उसके पीछे की चट्टानें टूट गईं और अधिक दरारें बन गईं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अभी भी येया को घायल नहीं किया था। लिन शेन ने उन्मत्तता से मुक्का मारा, उसकी सफिंग मुट्ठी लगातार येया के एक्यू पॉइंट्स पर बमबारी कर रही थी, जिससे येया का शरीर लगातार कांपने लगा। उसके पीछे की चट्टानें अलग हो गईं, क्योंकि येया का पूरा शरीर पहाड़ की दीवार में धंस गया। आखिर इस आदमी को क्या हो गया है? एक्यू पॉइंट उसके शरीर के कमजोर बिंदु होने चाहिए, और मेरी मुट्ठी शक्ति के साथ, यहाँ तक कि कोसिमो को उसके कवच या कौशल के बिना भी अब तक मार दिया जाना चाहिए था। ऐसा कैसे लग रहा है कि वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ है? क्या वह वास्तव में सिर्फ एक आरोही है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, या वह निर्वाण स्तर पर पहुंच गया है? लिन शेन चौंक गया, लेकिन फिर तुरंत इस संभावना को खारिज कर दिया कि ये या निर्वाण स्तर पर था। यदि ये या वास्तव में निर्वाण स्तर पर होते, तो उनकी गति और शक्ति इस सीमा तक सीमित नहीं होती। लिन शेन पहले से ही पीछे हटने पर विचार कर रहा था। अगर उसे मारा नहीं जा सकता था, तो लड़ने का कोई मतलब नहीं था। चलते रहो, जोर से मारो। खाना नहीं खाया? तुम एक कमजोर औरत की तरह मुक्का मारते हो। येया की आंखें पागलपन से भरी थीं जब वह आश्चर्य से बोला। ऐसा लग रहा था कि लिन शेन के उन्मत्त मुक्के न केवल उसे घायल करने में विफल रहे, बल्कि उसे और अधिक उत्तेजित भी कर दिया। लिन शेन चौंक गया। एक्यू पॉइंट सीलिंग ने येया पर असर तो किया था, लेकिन ये पूरी तरह से प्रभावी नहीं लग रहा था। सैद्धांतिक रूप से एक्यू पॉइंट पर इस तरह के प्रहार से येया को बोलने की क्षमता खो देनी चाहिए थी, लेकिन वह अभी भी बात कर रहा था। एक्यू पॉइंट सीलिंग का प्रभाव लंबे समय तक नहीं रहेगा, मुझे भागने का समय भी नहीं मिलेगा। लिन शेन ने अपने दांतों को भींचा और येया की छाती पर एक और मुक्का मारा। लगातार हमले के कारण आसपास की चट्टानें टूट गईं। लिन शेन के अथक हमले के तहत येया के चेहरे पर मुस्कान और भी बढ़ गई, मानो वह हमले नहीं झेल रहा था बल्कि मालिश का आनंद ले रहा था। लिन शेन की आंखें ठंडी थीं क्योंकि वह पूरी ताकत से मुक्के मार रहा था। लहर तोड़ चौगुन पंच। लिन शेन ने अपनी सीमा तोड़ने वाली वेव ब्रेकिंग क्वार्पल पंच का फिर से इस्तेमाल किया। इस बार पहले 3 पंच सामान्य थे, लेकिन आखिरी पंच, जो शिखर तक स्टैक था, में 167 विशेषता बिंदुओं का एक बलिदान हेलो शामिल था, और इस शिखर पंच की शक्ति ने 300 विशेषता बिंदुओं को तोड़ दिया होगा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन धमाका। लिन शेन ने अपनी चरम अवस्था में सबसे शक्तिशाली मुक्का येया की छाती पर मारा, जिससे उसकी छाती की हड्डियां चटकने लगीं और उसकी छाती स्पष्ट रूप से धंस गई। येया, जो पागलों की तरह हंस रहा था, उसने अपनी आंखें बाहर निकाली, अपना चेहरा टेढ़ा किया और मुंह में ताज़ा खून थूक दिया। भयानक मुट्ठी की शक्ति ने येया के पीछे की चट्टानों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और येया को पहाड़ में विस्फोट के साथ दफना दिया। पहाड़ पर बड़ी बड़ी दरारें फैल गईं और गिरते हुए पत्थरों ने येया को उनके नीचे दफना दिया। उस मौके के बाद लिन शेन को लगा जैसे वह थक गया है, इतना कमजोर हो गया है कि उसके अंदर विश्व बल की कमी को पूरा करने की भी क्षमता नहीं है। फिर भी उसने एक क्षण के लिए भी संकोच नहीं किया, और उसने तुरंत अपने बिग रेड बुल वाहन को बुलाया, अपने अत्यंत कमजोर शरीर को बिग रेड बुल की पीठ पर घसीटा और उसे पूरी गति से घाटी के निकास की ओर भागने के लिए कहा। लिन शेन को लगा कि उसका चरम मुक्का संभवतः येया को मारने में कामयाब नहीं हुआ। हालांकि यह सिर्फ एक एहसास था, लेकिन वह जोखिम नहीं उठा सकता था। ये सबसे अच्छा होगा अगर येया मर जाए, लेकिन अगर नहीं, तो उसे जल्दी से विशालकाय भगवान पर्वत से भागना होगा और येया के स्थिर रहते हुए पैराडाइज द्वीप पर वापस जाना होगा।
चाहे ये या कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, आखिरकार वह निर्वाण स्तर पर नहीं था और निश्चित रूप से उसे खोजने के लिए पैराडाइज द्वीप तक उसे मार नहीं सकता था। क्या वह ऐसा कर सकता था? लेकिन ग्रेट रेड बुल नाइट अभी ज्यादा दूर नहीं भागा था कि उसने एक जोरदार आवाज सुनी, जैसे कि भारी मात्रा में विस्फोटकों से बहुत बड़ा विस्फोट हुआ हो। लिन शेन का दिल तुरंत धड़क उठा और जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसने देखा कि जहां चट्टान की दीवार ढह गई थी, वहां पत्थर टूटकर उड़ गए थे और उनके बीच से एक काली आकृति उभरी थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन जो व्यक्ति बाहर आया वो अब येया के रूप में पहचाना नहीं जा सकता था। उसका शरीर काले क्रिस्टल पंखों से बने कवच में ढका हुआ था। आपस में जुड़े काले क्रिस्टल पंखों पर ताज़ा खून बहता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन करीब से देखने पर पता चला कि वह खून वास्तव में खून के रंग का पैटर्न था। गुंजन, लिन शेन की दृष्टि अचानक धुंधली हो गई और येया का आकार धुंधला और अस्पष्ट हो गया। नहीं, ऐसा नहीं था कि उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, बल्कि येया का आकार इतना तेज था कि लिन शेन को यह धुंधला दिखाई दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के लिन शेन ने सीधे अपनी यांत्रिक कलाई घड़ी के लिए हाथ बढ़ाया। वह पहले रियल्म किंग ग्रह पर टेलीपोर्ट करना चाहता था। उन्होंने रिंग माउंटेन ग्रह को इसलिए नहीं चुना क्योंकि रिंग माउंटेन ग्रह पर आरोही स्तर के प्राणियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं था। हालांकि रियल्म किंग प्लैनेट में एसेंशियल लेवल प्रविष्टियों के खिलाफ प्रतिबंध थे, इसलिए भले ही ये यानी ट्रांसमिशन शुरू होने से पहले उसे छू लिया हो, वह रियल्म किंग प्लैनेट में उसका पीछा नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही लिन शेन टेलीपोर्ट बटन दबाने वाला था, उसने महसूस किया कि उसके चेहरे पर एक मुक्का मारा गया। उसका शरीर बगल की ओर उछल गया, जैसे कि उसे बिजली का झटका लगा हो और लकवा मार गया हो, जिससे वह हिलने में असमर्थ हो गया हो। उड़ान के बीच में येया की भयावह आकृति लिन शेन के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें उसके चेहरे के नीचे खूनी रोशनी से चमक रही थीं और उसकी तीखी और कर्कश आवाज ने उत्साहपूर्वक कहा, 317 घूंसे, आपने मुझे 317 बार मारा है। एक म्यूटेटर वास्तव में मुझे घायल करने में कामयाब रहा। आपने मुझे जो खुशी दी है, उससे मैं काफी प्रसन्न हूँ। नवंबर LBJNN। अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में, मैं भी तुम्हें 317 घूंसे मारकर मार डालूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, येया पहले से ही लिन शेन की छाती की ओर अपनी मुट्ठी घुमा रहा था। धप! लिन शेन का शरीर एक बार फिर हवा में उछल गया और उसकी छाती पर लगी ताकत से उसे बहुत दर्द महसूस हुआ। अभी भी आकाश में येया की आकृति फिर से उसके सामने प्रकट हुई और उसके शरीर पर एक और मुक्का मारा। लगातार मुक्कों से लिन शेन अनियंत्रित रूप से हवा में उछल गया, उसकी कवच मुट्ठियों के प्रभाव से टूट गई। येया स्पष्ट रूप से अपनी मुट्ठी की शक्ति को नियंत्रित कर रहा था। 317 मुक्के मारने का इरादा रखता था। वह आखिरी मुक्का मारने से पहले लिन शेन को आसानी से मरने नहीं देगा। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। AI ट्रेडिंग सहायक, आपकी उंगलियों पर सटीक स्टॉक विश्लेषण, 100% निःशुल्क स्टॉक विश्लेषण और शेयर मूल्य पूर्वानुमान करें। लिन शेन के दिमाग में अनगिनत विचार कौन थे। 317 घूंसे के बाद वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन उसने पहले ही बलि प्रभामंडल का उपयोग कर लिया था और इससे येया को गंभीर चोट नहीं पहुंची थी। इन परिस्थितियों में बचने के लिए उसके पास और क्या साधन हो सकते थे। इसके अलावा येया के प्रत्येक घूंसे से ऐसा महसूस होता था जैसे उनमें विद्युत प्रवाह हो, जिससे उसका शरीर लकवाग्रस्त हो गया, यहाँ तक कि वह टेलीपोर्टर को सक्रिय करने में भी असमर्थ हो गया, जिससे उसे वापस लड़ने का कोई अवसर नहीं मिला। तुम्हारे पास वास्तव में इतनी मजबूत आत्मचिकित्सा क्षमता है, तुम वास्तव में आश्चर्य से भरे हुए हो, यह इसे और भी दिलचस्प बनाता है। येया, लिन शेन के कवच को देखते हुए, जिसे उसने तोड़ दिया था और दरार कर दी थी, जल्दी से ठीक हो रहा था, और भी अधिक बेलगाम मुस्कुराया। नवंबर LBJNN। उसकी मुट्ठी की शक्ति स्पष्ट रूप से मजबूत हो गई और बिजली के झटके से लकवाग्रस्त होने वाली अनुभूति और भी तीव्र हो गई। लिन शेन के शरीर के अंदर विकास सिद्धांत बहुत तेजी से काम कर रहा था। पर्याप्त समय मिलने पर यह उसके शरीर को पक्षाघात का प्रतिरोध करने की क्षमता प्रदान करेगा। लेकिन अब समय नहीं बचा था। 317 घूंसे एक ही पल में पूरे हो जाएंगे। उस अवधि के भीतर विकास सिद्धांत उसके शरीर को इतनी तेजी से बढ़ाने और उत्परिवर्तित करने में सक्षम नहीं होगा कि वह पक्षाघात का विरोध कर सके। सुपर बेस चेंज शुरू हुआ और उसका कवच लाल और लाल होता गया, लाल गर्म लोहे की प्लेट जैसा। येया के हमले के तहत कवच से चिंगारियां उड़ी जैसे कि पिघला हुआ लोहा छलक रहा हो। अचानक लिन शेन को एहसास हुआ कि येया के उन्मत्त घूंसे के तहत उसका शरीर घाटी के अंत तक गिरने वाला था। घाटी के पार विशालकाय देव समाधि थी, एक ऐसी जगह जहां निर्वाण के नीचे भी प्रवेश करना कठिन था और यहां तक कि वहां पहुंचना भी बेहद खतरनाक था। लिन शेन के दिमाग में कई विचार दौड़े। अगर उसका शरीर घाटी से बाहर निकल गया, हालांकि वह विशालकाय भगवान के मकबरे में प्रवेश नहीं कर सकता था, शायद इसके प्रवेश द्वार पर मकबरे की निषिद्ध शक्ति येया के हमलों को थोड़ा सा भी धीमा कर सकती थी। लिन शेन के लिए पक्षाघात से उबरने और रियल्म किंग ग्रह पर टेलीपोर्ट करने के लिए स्विच दबाने के लिए बस थोड़ी सी देरी ही पर्याप्त होगी। उसे केवल थोड़े से समय की आवश्यकता होगी। दुर्भाग्य से येया के घूंसे बहुत तेज थे।
इससे पहले कि लिन शेन घाटी से बाहर उड़ पाता, गिनती 316 घूंसे तक पहुंच गई। तुमने मुझे जो खुशी दी उसके लिए धन्यवाद, लेकिन अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, ये या ने लिनशेन की तरह ही अपने अंतिम मुके के साथ कहा। लिनशेन को लगा जैसे उसकी छाती फट गई हो, उसके शरीर का चमकदार कवच टूटकर बिखर गया हो, उसकी छाती में एक खूनी छेद हो गया हो, और उसका शरीर तोप के गोले की तरह घाटी से बाहर उड़ गया हो। घाटी के ठीक बाहर विशालकाय देव समाधि का प्रवेश द्वार था। इस समाधि में कोई दीवार नहीं थी, बल्कि यह मृत प्राचीन वृक्षों की पंक्तियों से घिरी हुई थी, जैसे पूरे कब्रिस्तान के चारों ओर एक बाड़ लगी हो। सूखे पेड़ों की तरफ कोई द्वार नहीं था, केवल एक क्षेत्र था जहां कुछ पुराने पेड़ नहीं थे, जिससे मकबरे के अंदर प्रवेश करना संभव था। वास्तव में यह मकबरे का आधिकारिक प्रवेश द्वार नहीं था, बल्कि मकबरे का पिछला भाग था, और सूखे पेड़ों से रहित क्षेत्र मकबरे की पिछली दीवार के समान था। यहाँ से मकबरे में प्रवेश किया जा सकता था, लेकिन ये दरार ऐसी नहीं थी कि कोई भी आसानी से प्रवेश कर सके। अंतराल के चारों ओर एक अजीब सा धूसर कोहरा छाया हुआ था, जिसके भीतर एक भयानक नीली रोशनी टिमटिमा रही थी, जो पाताल लोक के भूतिया प्रवेश द्वार, घोस्ट गेट जैसा दिख रहा था। लिन शेन का शरीर मकबरे के मृत पेड़ों की ओर टकराया, और यह संयोग से नहीं हुआ था। येया का मूल इरादा मकबरे में प्रवेश करना था, यही कारण था कि उसने लिन शेन पर कहीं और हमला करने के बजाय उस दिशा में हमला किया था। लिनशेन, उसका कवच टूट चुका था, उसकी हड्डियां अनगिनत टूट चुकी थीं, और उसका पूरा शरीर ऐंठ चुका था, वह मृत पेड़ों से टकराने वाला था। बैककोट बैककोट बैककोट। अचानक लिनशेन के बैकपैक से एक सफेद आकृति उभरी और उसने छोटे और मोटे पंखों की एक जोड़ी फैला दी, जो पंखों के साथ एक स्नोबॉल की तरह दिख रही थी। यह कोई और नहीं बल्कि फेई ज़ाइड फैटिक थी। फेई ज़ाइड फैटिक ने अपने पंख फड़फड़ाए और उड़ गया, उसके पंजे लिनशेन के बैग की पट्टियों को पकड़ते हुए, उसे जबरदस्ती दिशा बदलने के लिए खींचते हुए, एक और अंतराल में जा टकराया, और बिना किसी निशान के धूसर धुंध में गायब हो गया। वह क्या है? ये या थोड़ा चौंका, उसकी आंखों में उलझन का भाव था। विशालकाय देव समाधि की बाहरी दीवार पर मृतक के विश्राम वृक्ष के रूप में, यह अपने आप में एक बहुत ही भयानक इकाई थी, जो जीवित लोगों की जीवन शक्ति को खत्म करने और विश्राम की धुंध को छोड़ने में सक्षम थी। जब तक कोई मरा ना हो, निर्वाण स्तर से नीचे विश्राम की धुंध से होकर गुजरना असंभव था। ये सामान्य प्राणियों के लिए तांबे की दीवारों और लोहे की प्राचीर से भी अधिक विश्वसनीय था। इसलिए ये या कुछ हद तक आश्चर्यचकित था जब उसने फिजाइक फैटी को लिनशेन को विश्राम की धुंध में खींचते हुए देखा, और सोचा कि यह किस प्रकार का प्राणी था। हालांकि केवल एक संक्षिप्त विराम के बाद येया ने मृत्यु के भाग्य के स्तंभ को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसे अपने कंधे पर रखा और मृतक के विश्राम वृक्ष के अंतराल की ओर चल पड़ा, और जल्द ही कोहरे में गायब हो गया। लिनशेन जमीन पर लेटा हुआ था, उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था, उसकी चोटें इतनी गंभीर थीं कि उसकी हड्डियों की संख्या गिनना मुश्किल था, उसकी छाती की लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी थीं, और उसकी छाती में मुट्ठी के आकार के छेद से खून बहकर नहीं बल्कि धीरे धीरे बह रहा था। कुछ हड्डियां उसके अंगों में भी फंसी हुई थीं, जो लगभग पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुकी थीं। एक सामान्य व्यक्ति तो बहुत पहले ही मर चुका होता। सुपर रिकंस्टिट्यूशन, सुपर बेस चेंज और सुपर बेस पैटर्न के संयुक्त प्रभाव ने लिनशेन को तुरंत मरने नहीं दिया। टूटे हुए कवच ने उसके शरीर पर वापस रेंगना शुरू कर दिया, धीरे धीरे उसे एक बार फिर से घेर लिया। उसके सीने का छेद गाढ़े रक्त से भर गया, और उसकी मांसपेशियों के तंतु फड़कने और पुनर्जीवित होने लगे। फेई ज़ाइड फैटी लिनशेन को उत्सुकता से देखता हुआ खड़ा था। वह लगातार अपने पंख फड़फड़ा रहा था, जिससे लिनशेन पर छाए कोहरे को दूर किया जा सके। समय समय पर वह अपने छोटे से सिर से लिनशेन के गाल को सहलाता था, लेकिन दुख की बात है कि सिर्फ एक पक्षी होने के नाते वह लिनशेन की मौजूदा स्थिति में मदद करने में असमर्थ था। लिनशेन अब अर्धचेतन अवस्था में था, और एवोल्यूशन थ्योरी उन्मत्तता से काम कर रही थी। हालांकि एवोल्यूशन थ्योरी लिनशेन के शरीर की चोटों को ठीक नहीं कर सकी, बल्कि मृतक के विश्राम वृक्ष द्वारा समाप्त की जा रही जीवन शक्ति को रोक रही थी। लिनशेन विश्व की शक्ति को अवशोषित करने के लिए पूरी तरह से सुपर बेस पैटर्न पर निर्भर था, अपने शरीर और कवच को पुनर्जीवित करने में सुपर बेस रिकास्ट की सहायता कर रहा था, साथ ही सुपर बेस चेंज भी जारी था, लेकिन इसका प्रभाव कुछ हद तक सीमित था। हालांकि विकास सिद्धांत की क्रिया बहुत धीमी थी, जिस गति से लिनशेन की जीवन शक्ति समाप्त हो रही थी वह बहुत तेज थी, और इसके अलावा गंभीर चोटों के साथ वह मौत के करीब लग रहा था। ये वह जगह नहीं थी जहां म्यूटेटर को होना चाहिए था। यहाँ तक कि जो आरोही मृतक के विश्राम वृक्ष के करीब आते थे, वे भी बहुत अधिक मात्रा में जीवन शक्ति खो देते थे, और अगर यह गंभीर हो तो घातक भी हो सकता था। इसके अलावा लिनशेन सीधे विश्राम की धुंध में प्रवेश कर गया था, और तथ्य यह है कि वह तुरंत मर नहीं गया था। ये फेई ज़ाइड फैटिक द्वारा अपनी पूरी ताकत से विश्राम की धुंध को दूर करने का परिणाम था। जैसे जैसे लिनशेन की महत्वपूर्ण संकेत कमजोर होते गए, बैकपैक में 2 पेट कैप्सूल अपने आप चलने लगे। तुरंत ही 2 पेट कैप्सूल, जो पारदर्शी घूंघट जैसे थे, बैग से बाहर निकले और 2 सुंदर लड़कियों में तब्दील हो गए, मानो उन्होंने शादी के कपड़े पहन रखे हों।
क्या वह ऐसा दिखता है जैसे वह मरने वाला है? जियाना ने एक चीनी मिट्टी का बर्तन पकड़े हुए लिन शेन की जांच करते हुए टिप्पणी की। वह शायद है। जियाओए ने एक चीनी मिट्टी की शीशी पकड़ते हुए लिन शेन का भी मूल्यांकन किया। क्या हमें उसे बचाना चाहिए? जियाना ने जियाओए की ओर मुड़कर पूछा। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। एड्स बाय पब फ्यूचर, वान परिवार या मैटिची परिवार। लिन शेन के दिमाग में कई विचार कौंधे। बैककोट बैककोट बैककोट। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। संपर्क। विज्ञापन हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं। विज्ञापनों को हटाकर अपने पढ़ने के अनुभव को बेहतर बनाएं।